लड़के ने मना कर दिया भाभी शादी के लिए, अब क्या होगा नैना का। मीनाक्षी ने अपनी भाभी नारायणी यानी नैना की माँ को एक और ले जाकर कहा, क्या क्या बोल रही हो तुम, ऐसे कैसे मना कर दिया। कोई गलती हुई होगी तुमसे सुनने में। राहुल तो नैना से बहुत प्यार करता है, वो ऐसा क्यों करेगा। नारायणी की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। नहीं भाभी, मैंने खुद सुना है, भाई साहब को देखो जाकर, मीनाक्षी ने उन्हें संभालते हुए कहा। नारायणी तेजी से बाहर हॉल की ओर बढ़ गई। बैंकेट हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। वह अपने पति जगदीश को ढूंढती हुई इधर उधर देख रही थी। किसी ने बताया कि ऊपर हैं तो वह वहां पहुंची। कमरे में आकर वह सुन पड़ गई थी। बेटा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इस समय मना ना करो, वह राहुल के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। सॉरी अंकल, लेकिन ये फोटोज देखने के बाद मैं तो क्या, कोई भी आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, उसने फोटोज की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कुर्सी पर बिखरी हुई थी। मेरा बेटा ठीक कह रहा है शर्मा जी, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। अपनी बेटी को संभाल कर नहीं रख सके आप, और अब ऐसी चरित्रहीन लड़की हमारे पल्ले बांधना चाहते हैं। राहुल के पिता बहुत गुस्से में थे। ये तस्वीरें झूठी हैं, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। राहुल बेटा, तुम तो जानते हो नैना को, वो ऐसी नहीं है, वो तुम्हें हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने एक बार फिर उम्मीद से राहुल को समझाने की कोशिश की थी। किस किस को समझाएंगे शर्मा जी, और ये लड़का आपकी बेटी के साथ पढ़ता था, चक्कर चल गया होगा। आजकल तो ये फैशन बन गया है, और इस उम्र में कदम बहकते देर ही कितनी लगती है। अब उसी से ब्याह दो अपनी बेटी, कहीं ऐसा ना हो घर के रहो ना घाट के, राजमल पांडे ने जहरीले अंदाज में कहा। नारायणी जगदीश जी के पास आकर खड़ी हुई और कांपते हाथों से सामने कुर्सी पर पड़ी तस्वीरों को उठा लिया। इन तस्वीरों में नैना गीले कपड़ों में एक लड़के के साथ थी, वह उसके बहुत करीब थी। एक तस्वीर में वह लड़का नैना को अपनी बाहों में उठाए हुए था, तो दूसरी में उसका दुपट्टा उतार रहा था। तीसरी तस्वीर में उसके ऊपर झुका था। सब कुछ तबाह करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी थी। उनका सर चकरा गया और वो भरभरा कर ज़मीन पर बैठती चली गई। हम तुम पर तरस खाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें 20 लाख कैश देना होगा। पांडे जी, राहुल के पिता, एक बार फिर उनकी मिन्नत करने पर अकड़कर बोले थे, और राहुल ने घूरकर अपने पिता को देखा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। शादी तो दूर की बात थी, मगर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा समधी जी, रहम कीजिए मुझ पर। जगदीश जी रोते हुए पगड़ी उनके कदमों पर रखने लगे कि दो हाथों ने उनके हाथ से पगड़ी लेकर वापस उनके सर पर रख दी। नहीं पापा, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे दहेज पिपासु लोगों के यहाँ बहू बनकर नहीं जाना। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, उसने भीगी आंखों से लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा। हाँ हाँ, जा रहे हैं, देखता हूँ मैं भी कौन करता है तुझसे शादी। राजमल पांडे गुस्से से चेयर से उठ खड़े हुए और बाहर जाने लगे। रुक जाइए समधी जी, आप बैठिए, एक बात कीजिए। जगदीश जी ने उनके पीछे जाते हुए मिन्नत सी की। अब आप अपनी बेटी को समझाइए। चलो राहुल। जगदीश जी, राहुल बेटा, तुम तो मेरी बात सुनो। नैना, पापा आप। जगदीश जी, चुप हो जा नैना। शर्मा जी, अब ये शादी नहीं होगी। राजमल जी राहुल का हाथ पकड़कर वहां से निकल गए और उनके पीछे सारी बारात भी वापस हो गई। थोड़ी देर में ही हर तरफ शादी टूटने का पता चल गया था। बारात वापस चली गई थी। बाकी के लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि हुआ क्या है। ये सब क्या है नैना, क्या किया तूने, मुझे बताया तक नहीं। क्या है ये सब, कौन है ये लड़का। नारायणी ने उसके सामने फोटोज फेंकते हुए कहा। वो गुस्से और सदमे से बेहाल थी। नैना फोटोज देखकर सुन्न हो गई थी। उसने फटी फटी आंखों से माँ की ओर देखा, जिनकी आंखों में बेयकीनी और शक था। उसे लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है मम्मी जैसे आप सोच रही हैं, मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वह शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। तो ये फोटोज झूठ हैं, गलत हैं, बोलना, चुप क्यों हैं। माँ ने उसे बुरी तरह झिंझोड़ दिया। उसने माँ की ओर भीगी आंखों से देखा, फिर बाप की ओर देखा, जो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठे थे कि जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो।
नैना को नहीं पता था कि वो अपने घर वालों की नज़रों में ऐसे गिर जाएगी। जो भरोसा जो मान उसने आज तक कमाया था वो इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा था, मम्मी फ़ोटोज़ झूठी नहीं, लेकिन इनसे जो आप समझ रही हैं वो गलत समझ रही हैं। बस बस नैना बस। मैं कोई कल पैदा हुई बच्ची नहीं हूँ कि तू मुझे बताएगी क्या सच है और क्या झूठ। सब समझती हूँ मैं। तुझ पे भरोसा किया था मैंने, सबकी नाराज़गी मोल लेकर सबसे लड़कर कॉलेज भेजा था। ये सिला दिया तूने मुझे मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का। ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। नारायणी जी बुरी तरह बिलक उठी थी। मम्मी मम्मी चुप हो जाइए प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? पापा आप ही कुछ कहिए ना। मम्मी क्या बोल रही हैं? वह उन्हें संभालते हुए बड़ी आस के साथ जगदीश जी की तरफ देख रही थी। क्या बोलूं बेटा, तूने कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? अब तो मरने के लायक ही रह गए हैं। जगदीश जी लम्हों में सदियों के बीमार हो गए थे। नहीं पापा ऐसा मत कहिए। आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ। आपको बस इतना ही भरोसा था मुझ पर। नहीं पापा नहीं। आपकी इज्जत के लिए तो मैं अपनी जान भी देने में पीछे नहीं हटूंगी। वह ज़ारों कतार रोते हुए बोली, हम ये बात मान लेंगे क्योंकि तू हमारी बेटी है, लेकिन तू लोगों को क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे उन्हें? कौन मानेगा हमारी बात? क्या करेंगे अब हम? नारायणी जी रोते हुए बैठ गई। अब एक ही रास्ता है, उस लड़के से तेरी शादी इसी मंडप में हो जाए। जगदीश जी एक उम्मीद से बोले। नहीं पापा क्या कह रहे हैं आप? उससे शादी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने इतना घटिया काम किया उससे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वह तड़प गई थी। तू नहीं हम मर जाएंगे अगर आज तेरी डोली नहीं उठी। वो शादी करेगा ना तुझसे। मम्मी क्या हो गया है आपको? आप ऐसा। बस नैना अब और नहीं। उसे फ़ोन कर बुला कि ब्याह कर ले जाए तुझे। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो नेहा के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। हमारे लिए बुला उसे। उन्होंने भीगी आंखों से मगर कड़क लहजे में कहा। मम्मी बेटी अब मेरी पगड़ी तेरे हाथ में है, चाहे रोन दे या सर का ताज बना दे। पापा ने पगड़ी उसके हाथ में रख दी थी। उसने भरी आंखों से माँ बाप को देखा और पापा के मोबाइल से एक नंबर डायल किया। हेलो। हाँ। वह जैसे लाश बन गई थी। मुझसे शादी करोगे? अभी। शिरोमणि बैंकट इंतज़ार कर रही हूँ, उसने कहकर फ़ोन काट दिया। जगदीश जी और नारायणी जी जैसे एक उम्मीद के इंतज़ार में थे। नैना को नेहा ले गई थी। इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये कोई नहीं जानता था। वह चुप हो गई थी। तमाम लफ्ज़ कहीं दम तोड़ गए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद 2 लड़के और एक लड़की गाड़ी में वहाँ आए। एक लड़के ने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था। उसका लंबा कद और सुर्ख सफ़ेद चेहरा उसे सबसे अलग बना रहा था। वहीं ब्लैक सूट पहने लड़के के साथ ग्रीन कलर की साड़ी पहने खूबसूरत सी लड़की उसकी पत्नी थी। जगदीश जी और नारायणी जी उन लोगों से बात करने लगे। नैना की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। वह बाहर से तो शांत थी मगर उसके अंदर जो उथल पुथल चल रही थी उसने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। राहुल से 3 साल का रिश्ता एक पल में कैसे भुला दे? अने ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। मम्मी पापा उस पर आज विश्वास नहीं कर रहे थे। उसे अने से कोई प्यार नहीं था और ना ही उसका कोई रिश्ता रहा था अने से। उसकी राहुल से सगाई 3 साल से थी। वह उससे प्यार तो नहीं करती थी लेकिन उससे नेचुरली एक जुड़ाव सा हो गया था कि हमेशा से यही डिसाइडेड था कि वह उसी से शादी करेगी। मगर आज वह राहुल के होते हुए भी किसी और के साथ। वह अने से शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन आज अपनी खुद की ज़िंदगी भी उसके अपने हाथ में नहीं थी। राहुल ने उसे ऐसे वक्त में तन्हा किया था जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे इंसान की जो उस पर भरोसा करे। नेहा को उसकी हालत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। वह उसका मेकअप ठीक कर रही थी जो उसने रोकर बिगाड़ लिया था। दीदी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमारा बुरा कभी नहीं करते। इसमें भी कोई अच्छाई ही छुपी होगी। मम्मी पापा अभी बहुत परेशान हैं। आप उनकी बातों को दिल पर मत लो। आप खुद को संभालो दीदी, कुछ तो बोलो। नेहा उसे समझाते हुए बोली जो बिल्कुल खामोश थी। वह फिर भी कुछ ना बोली और पत्थर की तरह बैठी रही। अरे नेहा, तेरे ये जीजा तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। माय गॉड,
हीरो जैसी पर्सनैलिटी है, मेरी शादी करा दे यार इससे। राहुल तो इसके सामने कुछ भी नहीं। मनीषा जो नेहा की फ्रेंड थी उससे लिपट कर कह रही थी। फिर उसने नैना की ओर देखा और झेंप कर चुप हो गई। हीरो की तरह दिखता है और काम विलेन के करता है। नफरत है मुझे तुझसे अनय, और तुम्हें सिर्फ मेरी नफरत ही मिलेगी। नैना ने दिल ही दिल में जैसे पक्का किया था। चलो बच्चों तुम नीचे जाओ, मैं नैना को लेकर आती हूँ। नारायणी ने अंदर आते हुए उन दोनों से कहा और उनके जाने के बाद नैना के पास आ गई। नैना, जो भी हुआ है उसका असर इस शादी पर मत पड़ने देना। तुझे इस शादी को निभाना है, उस लड़के का बड़प्पन है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे अपना रहा है। उन्होंने उसका दुपट्टा ठीक करते हुए सपाट लहजे में कहा। नैना ने उन्हें एक नज़र देखा। क्या कुछ ना होता उस नज़र में। अफसोस, दर्द, घायल आत्मसम्मान, टूटे हुए विश्वास की चुभती कीर्चें। लेकिन अब उनमें आंसू नहीं थे। वह बस देख रही थी कि एक पल में कैसे रिश्ते पराये हो जाते हैं। नारायणी एक पल को पिघली थी, लेकिन फिर नैना को लेकर मंडप में आ गई। दो बेटियां ही तो थी उन दोनों की सारी दुनिया, जिनमें से आज एक विदा हो जानी थी। नैना पर से उनका भरोसा डोल गया था। वह जानती थी कि वह दुखी है, परेशान है, लेकिन अगर आज वह कमज़ोर हो जाती तो शायद फिर नैना के साथ साथ नेहा का भी भविष्य खतरे में डाल देती। अनय उन्हें अच्छा लगा था नैना के लिए। फिर आज अगर उसकी डोली ना उठती तो शायद फिर कभी ना उठती। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। कुछ लोग नैना की किस्मत को सराह रहे थे कि अनय जैसा लड़का उसे अचानक से अपने हमसफ़र के रूप में मिल गया था, और कुछ बस ये कयास लगा रहे थे कि ये सब क्यों हुआ। और नैना खुद, उसे तो होश ही नहीं था। किसी रोबोट की तरह वह सारी रस्में निभा रही थी। कब वरमाला हुई, कब फेरे, और कब सिंदूर और मंगलसूत्र उसका किस्मत बना, उसे खबर नहीं थी। विदाई पर भी वह रो नहीं पाई थी। अनय के साथ उसके भैया रोमेश और भाभी रीना थे। मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी। हारकर पापा ने उन तीनों को ही भेज दिया था। जब वे नैना के साथ आए तो मम्मी ने उनकी आरती खुद की थी। हालांकि वह खुश नहीं थी, लेकिन अनय इकलौता बेटा था उनका, तो अनमने ढंग से ही सही उन्होंने नैना को आशीर्वाद दिया था। अनय के बड़े पापा के बेटे रोमेश ने अपनी पत्नी रीना को नैना को अनय के कमरे में ले जाने का इशारा किया था। वह नैना को लेकर अनय के कमरे में आई थी। आज से ये कमरा अनय के साथ साथ तुम्हारा भी है नैना। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। अभी चाची जी थोड़ा अपसेट हैं। उनका इकलौता बेटा है अनय, उन्हें ही क्या हम सभी को बड़ा अरमान था उसकी शादी का, मगर इस तरह से शादी हुई कि एकता अनय की बहन को भी नहीं पता चल पाया। मगर चाची जी कुछ कहें तो प्लीज़ माइंड मत करना, उसने नैना का हाथ थाम कर कहा। नैना ने कुछ नहीं कहा, वह बस सर झुकाए बैठी थी। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अनय को भेजती हूँ। उसकी खामोशी से रीना को घबराहट सी हुई थी। उसने कहा और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद नैना ने सर उठाकर देखा। उसका कमरा काफ़ी शानदार था। बगैर किसी तैयारी के भी वह सराहने लायक था। मगर इस वक्त उसके अंदर शोले देख रहे थे। ये कमरा उसे नरक जैसा नज़र आ रहा था। ये दुल्हन का जोड़ा उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। उसके रुके हुए आंसू बह निकले थे। वह मानसिक तौर पर इतनी थक चुकी थी कि उसके अंदर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह बस खामोशी से बेड की बेग से सर टिकाकर आंखें बंद कर गई। आंसू खामोशी से उसके गालों पर बहने लगे। अनय मम्मी से बात करने के बाद कमरे में आया तो वह बेड पर एक कोने में सर टिकाकर सो गई थी। उसने धीरे से रूम लॉक किया और उसके सामने बैठकर उसे निहारने लगा। लाइट ऑरेंज एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा उस पर खूब फब रहा था। बंद लंबी काली पलकें उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। माथे पर मांग टीके के नीचे चमकती बिंदिया, गेहुआ दमकता चेहरा, चमचमाती नथ और कानों में झूलते झुमके उसके रूप को और भी हसीन बना गए थे। नींद में हिलने से दुपट्टा ढलक गया था। जाने उसकी निगाहों की तपिश थी या कुछ और। वह हड़बड़ाकर उठी थी और अनय को अपने सामने पाकर वह नर्वस हो गई थी। ये लम्हे बहुत अजीब थे। वह उससे नफरत करती थी। उसके कारण उसकी शादी टूटी थी
उसने अपने माता पिता का विश्वास खोया, लेकिन इस वक्त जब वह सोचकर बैठी थी कि उसे क्या कुछ बोलेगी, उसके शब्द कहीं गुम हो गए थे। लेकिन जो भी हो, वह अपने आप को उसे नहीं सौंपेगी। अभी वह सर झुकाए अपनी सोचों में ही गुम थी कि अनय ने उसके सर से घूंघट हटा दिया था। नैना घबराकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? खड़ी क्यों हो गई? अनय मोहब्बत के अंदाज में उसके करीब आते हुए बोला। दूर रहिए आप मुझसे। नैना पीछे हटते हुए बोली। उसका लहजा कड़वा था। दूर रहने के लिए शादी नहीं की है स्वीट हार्ट। वह उसके और पास आकर धीरे से मदहोश लहजे में बोला। उसकी मदहोश सी आवाज़ नैना को परेशान करने लगी। नैना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि यह सब आपने ही किया है। बोलिए, क्या किया है? अनय मुस्कुराते हुए बोला। नैना, शादी तुड़वाना, ये काम आपका ही था ना? वेल यस, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता था। आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी। अनय को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं था। नैना के तन बदन में शोले दहक उठे थे। नैना से उसकी सारी उम्र का मान छीन कर भी अनय कितने सुकून में था। आप क्या समझते हैं खुद को? अगर ये सोचते हैं कि ये सब करके आप मुझे हासिल कर लेंगे तो गलत सोचते हैं। राहुल को मेरी ज़िंदगी से निकालने से आपके लिए जगह नहीं बनेगी, जहरीले अंदाज में नैना ने कहा। और अनय जैसे सुलग उठा था उसके होठों पे राहुल के नाम से। उसने नैना की कलाई पकड़ी और उसकी जाने कितनी चूड़ियों के टुकड़े नीचे गिरे थे। अनय ने नैना को अपने करीब कर लिया। नैना ने उसकी गिरफ्त से छूटने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वह 6 फुट लंबा सेहतमंद इंसान, उसके मजबूत बाजुओं से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन था। चंद लम्हे बाद अनय ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। उसकी इस हरकत से नैना सख्ते में आ गई थी। ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। गुस्से और शर्म से चेहरा कानों तक लाल हो गया, मानो पूरे जिस्म का खून चेहरे पर आ गया हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और राहुल जैसे लालची इंसान को मुझसे कंपेयर कर रही हो तुम। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है और मैं किसी और का नाम एज माई पोजिशन तुम्हारे होठों पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। अनय उसे वार्न करते हुए बोला। तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? मार डालोगे मुझे? मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? नैना तो होश खो बैठी थी अपने। करो करो ना, रुक क्यों गए? नैना फूट फूट कर रो पड़ी थी। आज उसने अपना आपा खोया था। दिल और आत्मा के जख्म इतने गहरे थे कि वह अपने हवासों में नहीं थी। अनय ने उससे चाहत का इजहार किया था और उसके इनकार करने पर धमकी भी दी थी कि वह किसी और से उसकी शादी नहीं होने देगा। लेकिन वह उसे ऐसे बदनाम करेगा, यह उसने सोचा नहीं था। माँ बाप की नज़रों में झलकता शक उसे रह रहकर याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खंजर से उसे छीला जा रहा है। वाट आर यू इन योर सेंसेस? क्या बकवास कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती? आई लव यू एंड यू थिंक। ओ गॉड। नैना नैना बेहोश होकर नीचे गिरी थी। शायद मानसिक दबाव बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसे बेहोश गिरा देखकर अनय की सारी हीरोगिरी निकल गई थी। अनय ने उसे उठाकर बेड पर लेटाया। गिरने से उसके माथे पर चोट आई थी, पर खून नहीं निकल रहा था। लेकिन उसके हाथ में खून कहाँ से लगा, ये देखने के लिए निगाहें घुमाई तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ गया। उसकी कलाई में चूड़ियों के टुकड़े थे। वह तेजी से कपबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया। उसने बड़ी सावधानी से उन टुकड़ों को निकाला और अच्छे से चेक करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से ड्रेसिंग कर दी। उसका सिर अपनी गोद में रखकर वह धीरे धीरे उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसे काफ़ी देर तक होश नहीं आया। अनय परेशान हो गया था। अनय ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले तो उसने कसमसाकर आंखें खोल दी। कुछ पल उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर महसूस हुआ कि अनय उसे अपनी बाहों में लिए बैठा है। वह उठने लगी, लेकिन अनय ने उसे उठने नहीं दिया। आई एम सॉरी नैना, प्लीज़ बैठो प्लीज़। आप छोड़िए मुझे। उसकी आवाज़ धीमी थी, सारी ताकत जैसे ख़त्म हो चुकी थी। वे दोनों बेड पर बैठे हुए थे। नैना, जो हो चुका है उसे ना तो तुम बदल सकती हो और मैं तो बदलना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि चाहे तुम मुझे गलत समझो या सही, आई लव यू और तुम्हें पाने के लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता। अभी जो
तुम्हें किस किया वह बस हो गया। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ऐसा बिना तुम्हारी मर्जी के ना हो। वह उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला, एक बात और है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। हमारे बीच इस कमरे में क्या है, वह हम दोनों के बीच ही रहे तो। इट्स टोटली योर चॉइस। नैना ने एक नज़र उसे देखा और उसके कानों में माँ के कहे अल्फाज गूंजने लगे कि उसे इस शादी को निभाना ही होगा। ये अनेकी महानता है कि वो उसे अपना रहा है। उसके अंदर लावा सा पकने लगा था, मगर वह धीरे से सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। सर चोट लगने से भारी हो रहा था। ड्रेसिंग के सामने बैठकर उसने ज्वेलरी से खुद को आज़ाद किया और अटैच्ड वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसने गौर किया था कि उसके हाथ पे ड्रेसिंग है और माथे पर भी मरहम लगा है, तो वह जुल्म करके मलहम लगाकर खुद को महान दिखाना चाहता था। उसने सर झटका और दुपट्टा हटाने लगी। बाहर आए तो सादा पिंक सूट पहने हुए थी। ज्वेलरी के नाम पर नाक में नोज पिन के अलावा और कुछ नहीं पहना था और हाथों में चूड़ियाँ थी। लंबे काले बाल खुले थे। चेहरे पर अभी भी मेकअप का जादू जगा था। वह उसके पास सोना नहीं चाहती थी, इसलिए सोफे पर सोने के इरादे से ब्लैंकेट देखने लगी, लेकिन वहाँ एक ही ब्लैंकेट था। हम जब तक चाहेंगे एक कमरे में एक बिस्तर पर एक ब्लैंकेट में भी फासला मेंटेन रख सकते हैं, और अगर नहीं चाहेंगे तो अलग सोने से भी कुछ नहीं होगा। अने की बात सुनकर वह चंद लम्हों के लिए खड़ी रह गई। अने आंखें बंद किए लेटा था, मगर वह जानती थी कि उसका सारा ध्यान उसी पर था। उसने सीने में अटकी सांस को बाहर किया और बेड की तरफ बढ़ गई। नैना को दिल से अपना लो लक्ष्मी, तुम्हारे बेटा का प्यार है वह। ऐसा ना हो कि उसे परेशान करने के चक्कर में बेटे को भी खो बैठो। राजेश्वर जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उसे परेशान कर रही हूँ? आपके कहने पर आने की खुशी के लिए मैंने उसे अपना लिया है, मगर इससे ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए मुझसे। लक्ष्मी जी ने अपने पति की तरफ देखकर कहा। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तुम जानती हो लक्ष्मी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। नैना अनेकी पसंद है तो इसकी सज़ा उस लड़की को क्यों? अगर उसकी गलती है तो गलती तुम्हारे बेटे की भी है, मगर तुम उसे कुछ नहीं कहोगी क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है और नैना तुम्हारी बहू। वो मेरी बहू नहीं है। आप मुझे कुछ मत कहिए अभी। उनका चेहरा तमतमा गया था। उनका एक छोटा सा समृद्ध परिवार था। माँ बाप के बाद दोनों भाइयों रामेश्वर और राजेश्वर ने परिवार को सहज कर रखा था, जिसमें उन दोनों की पत्नियां मैथिली और लक्ष्मी ने हमेशा उनका साथ दिया था। रामेश्वर के दो बेटे रोमेश और सोमेश थे, जिनकी पत्नियां रीना और माहिरा थी। माहिरा के भाई की सगाई थी, जिस कारण रामेश्वर मैथिली और रोमेश माहिरा के साथ उनके घर गए हुए थे। राजेश्वर की बड़ी बेटी एकता की शादी भी हो चुकी थी। वह अपने पति नीरज और 2 साल के बेटे अंजल के साथ बेंगलोर में थी। अने की ऐसे अचानक शादी में कोई शामिल नहीं हो पाया था। लक्ष्मी जी के मन में नैना की छवि एक ऐसी चालबाज लड़की की बन चुकी थी, जिसने उसके सीधे साधे बेटे को फंसा लिया था। अपनी बहू को लेकर उनकी कल्पना एक गोरी सुंदर सर्वगुण संपन्न लड़की की थी, और नैना का गेहुआ रंग उस कल्पना पर खरा नहीं उतरता था। रही सही कसर शादी के तरीके ने पूरी कर दी थी। अने उनका इकलौता समझदार बेटा था, जिसने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी और उनसे पूछकर ना सही मगर उन्हें बताकर सब काम जरूर किए थे। और आज वही बेटा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला खुद कर बैठा था। इस सब के लिए जिम्मेदार अगर कोई था तो वो थी नैना, और वह मन ही मन उसके अवगुण सबके सामने लाने का मन बना चुकी थी। मैं उसे कोई परेशान नहीं कर रही हूँ। पहली रसोई है उसकी, शाम तक सब आ जाएंगे, इसलिए सभी का खाना बनवा रही हूँ। उन्होंने खाने की लिस्ट तैयार करते हुए खुद को नॉर्मल किया। जी मम्मी जी, आपने बुलाया था? दरवाज़ा नॉक करते हुए नैना ने पूछा। उन्होंने उस पर उचटती सी नज़र डाली। ग्रीन कलर की साड़ी पहने वह सोबर से लुक में थी। कानों में गोल्ड के छोटे छोटे टॉप्स और गले में मंगलसूत्र पहने ढीले से जुड़े में बालों की एक लट उसके चेहरे को छू रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर उनकी वह नज़र थमसी गई थी, मगर फिर वह संभल गई। आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। यह लिस्ट है शाम के खाने की। खाना तुम्हें खुद ही बनाना होगा। कुछ पूछना हो तो रीना से पूछ लेना। और हम लोगों के अलावा 4 और सदस्य हैं घर में, जो शाम तक आ जाएंगे। हम लोग 8:30 बजे खाना खाते हैं। उन्होंने लिस्ट उसे पकड़ा दी थी। उसने चुपचाप लिस्ट ले ली।
उनके बोलने के अंदाज और लहजे ने उसे बता दिया था कि आगे का सफ़र मुश्किल होने वाला है। ऐसा नहीं था कि घर में नौकर नहीं थे, लेकिन आज परीक्षा बहू की थी। शाम में सभी लोगों से मिलने के बाद वह किचन में चली गई थी और फिर 8:15 बजे खाना टेबल पर लगाकर उसने सबको खाने के लिए बुलाया। लक्ष्मी जी देखकर मन ही मन हैरान और परेशान हो गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ समय पर बना लेगी, लेकिन मन की तसल्ली के लिए उन्होंने सब कुछ चेक किया। छोले, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, वेज बिरयानी, रायता, पूरी, सलाद, खीर, सभी चीज़ें मौजूद थी। सभी को खाना पसंद आया था और राजेश्वर और रामेश्वर जी ने तो दिल खोलकर तारीफ भी की थी। मगर लक्ष्मी जी का मूड देखकर और किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। रात को किचन की सफाई करने के बाद वह रूम में गई तो अने लैपटॉप पर काम कर रहा था। खाना अच्छा बना लेती हो तुम, मुझे नहीं पता था जो लड़की पढ़ाई में इतनी अच्छी थी वह इतनी अच्छी कुक भी हो सकती है। अने उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। वह थकी थकी लग रही थी। ग्रीन कलर की साड़ी उस पर जच रही थी। जूड़े से बालों की कुछ लटें निकलकर उसके चेहरे को और भी हसीन कर गई थी। नैना ने अजय को कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र उसे देखा और बेड पर एक साइड में कंबल लेकर लेट गई। थकावट की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। अने जब काम ख़त्म करके बेड पर आया तो वह सो चुकी थी। सोते हुए वह और भी मासूम और खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल ऐसी ही जैसी उसे उस दिन लगी थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। वह उसे निहारते हुए पुरानी यादों में खो गया था। ये कौन है? अने ने अजीत से उस सादी सी सांवली सी लड़की की ओर आंखों से इशारा करते हुए पूछा था, जो स्काई ब्लू चूड़ीदार पहने हुए एक तरफ बैठी किताब में गुम थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था जिसमें से चंद लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। ये अपने ही डिपार्टमेंट में है यार, तूने देखा नहीं क्योंकि तू लड़कियों को देखता नहीं है और वह बाकी लड़कियों की तरह तेरे पीछे नहीं आई, असद ने जवाब दिया, जबकि अजीत अने को देखकर मुस्कुरा रहा था। वे तीनों भी और बहुत से स्टूडेंट्स की तरह ग्राउंड में बैठे हुए थे। आज एक लेक्चरर के ना आने से पीरियड फ्री था और एमबीए के स्टूडेंट्स धूप इंजॉय कर रहे थे। अने, अजीत और असद फ्रेंड्स थे। इन तीनों की दोस्ती में और कोई अलाउड नहीं था। अजीत की एंगेजमेंट हो चुकी थी, असद की भी गर्लफ्रेंड थी, बस अने था जो अभी तक सिंगल था। तुम क्यों हंस रहे हो? आज से पहले तो किसी लड़की के बारे में नहीं पूछा तूने, अजीत ने आंख मारते हुए कहा। नॉट लाइक डेट यार, एक्चुअली शी इज़ लुकिंग डिफरेंट। अने ने उसे घूरा। डिफरेंट तो नताशा भी है, वह भी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। तेरा पीछा आज तक नहीं छोड़ा उसने, उसे तो तू देखता तक नहीं, अजीत हंसते हुए बोला। नताशा वहाँ की सबसे खूबसूरत, स्मार्ट और बोल्ड लड़की थी। काफ़ी अमीर और नक्शड़ी भी थी, बस अने के लिए पागल थी, लेकिन वह उसे ज़रा भी लिफ्ट नहीं देता था। छोड़ यार, सर दर्द होने लगता है उसे सोचकर तो। अने उकता गया था। किसे सोचकर सर दर्द हो रहा है? नताशा रेड टॉप और ब्लैक जीन्स में सामने खड़ी थी। उसका गोरा रंग मेकअप से और चमक रहा था। कंधों पर खूबसूरती से कटे हुए बाल लहरा रहे थे। अने ने एक नज़र उसे देखा और ना चाहते हुए भी उसकी निगाह फिर उस लड़की पर चली गई थी। उसके चेहरे पर मेकअप का नाम भी नहीं था। आसपास से बेखबर वह खुद में मगन थी। जाने क्या कशिश थी उसमें कि अने की नज़रें उसी पर जमकर रह गई थी। नैना नाम है उस बहन जी का, स्कॉलरशिप पर आई है। अदरवाइज़ यहाँ पढ़ने की औकात नहीं है उसकी, ना पहनने का ढंग है ना बात करने का, इसीलिए अकेले रहती है, लेकिन ज्ञान बांटना हॉबी है उसकी। नताशा को आग लग गई थी अने को उसकी ओर देखता हुआ पाकर। लेट्स गो गाइज, क्लास का टाइम हो रहा है। और हाँ नताशा, बेकार लोगों से दोस्ती करने से अच्छा है कि अकेले रहा जाए, अने खड़ा होते हुए बोला। नताशा की जलती हुई आंखें उस पर जा टिकी, जो इन सब बातों से अनजान अपनी बुक बंद करके बैग में रख रही थी। नताशा की नज़रों में वह खटक चुकी थी। इसके बाद तो अने की नज़रें अक्सर नैना का ही पीछा करती थी। वह उसे तकता था, जबकि नैना इन सब से बेखबर थी। वह ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसके पापा की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, मम्मी हाउसवाइफ थी,
उसके अलावा एक छोटी बहन भी थी जो ग्रेजुएशन में थी। मम्मी पापा को सबने मना किया था कि उसे आगे ना पढ़ाएं, लेकिन उसकी लगन और मेहनत को देखते हुए पापा ने उसे पढ़ने से कभी नहीं रोका और उसने भी कभी उनका सर झुके ऐसा कोई काम नहीं किया। वह अच्छी खासी खूबसूरत लड़की थी तो उसकी दोस्ती के हाथ भी बढ़े, लेकिन उसने बस उन सबको हाय हेलो तक ही सीमित रखा। अने और नैना दोनों इस बात से बेखबर थे कि अने का नैना की ओर झुकाव नताशा की आंखों में एक ऐसी जलन भर रहा था जिसमें वह नैना को भस्म कर डालना चाहती थी। नताशा बेहद खूबसूरत थी। उसका गुलाबी चेहरा किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखता था। उसकी नज़रें किसी को भी अपना बना सकती थी, मगर उसकी नज़रें अने पर आ टिकी थी, जिसका उसे इग्नोर करना उसे अपनी ईगो पर चोट महसूस हुआ था और फिर उसे पाना उसकी जिद बन गया, जिसे वो गुजरते वक्त के साथ प्यार नाम दे बैठी। नताशा के हिसाब से अने तो सिर्फ उसका था। बस यही चीज़ उसे नैना को अने की नज़रों से दूर करने पर मजबूर करने लगी थी। लड़की कोई भी हो अपनी ओर उठती नज़रों को महसूस कर लेती है। नैना भी महसूस करने लगी थी कि वह अने की नज़रों में थी। एक दो बार बाकी सबके साथ उससे भी हाय हेलो हुई थी, लेकिन वह अब उससे जानबूझकर टकरा जाता था। कभी लाइब्रेरी में तो कभी ग्राउंड में या कभी क्लास में उसके पास आ बैठता। अने ने कभी उससे बकवास नहीं की थी, इसलिए वह उसे कुछ कह नहीं पाई, लेकिन कभी उसकी हौसला अफजाई भी नहीं की। मगर उसे कहाँ मालूम था कि उसका यही लिया दिया अंदाज अने को और भी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। हेलो, कैसी हैं आप? अने उसे ग्राउंड में बैठा देखकर उसके पास चला आया था। हेलो, मैं ठीक हूँ। कोई काम था आपको? नैना का उसका इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और जिस मुश्किल से गुजरकर वह यहाँ तक पहुँची थी, अब अपनी सारी मेहनत को वह बेकार नहीं करना चाहती थी। नहीं, काम तो कोई नहीं था, लेकिन क्या बिना काम के आपसे बात करना बैन है? अने ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। वह बहुत नफेतुले अंदाज में जवाब दे रही थी कि उसे कोई सॉफ्ट सिग्नल ना मिले। अने ने उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखा। आज वह ब्लैक जीन्स पर रेड कुर्ती और ब्लैक स्टोल लिए हुई थी। नैना वह पहली लड़की थी जो अने की आंखों से होकर उसके दिल पर दस्तक दे चुकी थी, जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में वह अपना अक्स देखना चाहता था। वह एक ऐसी बंद किताब की तरह थी जिसे पढ़ने का हक सिर्फ वह हासिल करना चाहता था, लेकिन नैना जैसे खुद तक आने के सारे दर बंद करने पर तुली थी और इधर अने को जिद थी कि वह उस तक पहुंचकर ही रहेगा। नैना, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? वह किसी तरह उसके साथ रहना चाहता था। नहीं, उसका जवाब स्पॉन्टेनियस था। क्यों? लेकिन वह बिना जवाब दिए उठने लगी कि अने के सवाल उसे कुछ और ही लग रहे थे और यहाँ तमाशा बनना उसे गवारा नहीं था। आप मुझसे भाग रही हैं, लेकिन क्यों? हम साथ पढ़ते हैं तो दोस्त तो बन ही सकते हैं, इसमें गलत क्या है? वह हैरान सा खड़ा हो गया था। देखिए अने, आप साथ ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन मैं किसी की दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकती। आप मुझे नैरो माइंड कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। आप प्लीज़ आगे से ऐसी बातें ना करें, उसने कहा और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। नैना, तुम मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश कर लो, एक ना एक दिन आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है। वह गुनगुनाते हुए उसके जाने के बाद कैंटीन की ओर बढ़ गया था। नैना उसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। अने से दूर रहो तुम। वह लाइब्रेरी से निकली ही थी कि नताशा की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने पलटकर देखा तो क्रॉप टॉप और लॉन्ग स्कर्ट में नताशा उसके सामने खड़ी थी। उसके शोल्डर कट बाल लहरा रहे थे, गोरा रंग चमक रहा था, मगर जो बात उसे अजीब लगी वो थी उसकी आंखों से झांकती नफरत। उसे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी नताशा से बात भी की हो, मगर आज उसका इस तरह रोकना उसे हैरान कर गया। नैना, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? ये भोली और नासमझ बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को उसे इग्नोर करने का नाटक करके अपने पीछे दौड़ाना चाहती हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नताशा जैसे उसे नज़रों से ही ख़त्म कर देना चाहती थी। नैना उसके रिएक्शन पर धीरे से मुस्कुरा दी थी, जिस पर वह और भी जल गई। नताशा, आप गलतफहमी का शिकार हैं।
मैं किसी को अपने पीछे नहीं दौड़ा रही हूँ और ना ही कोई नाटक कर रही हूँ। मुझे अने में ना कल कोई इंटरेस्ट था और ना ही आज कोई इंटरेस्ट है। तुम्हारा अने तुम्हें ही मुबारक, और हाँ, संभाल कर रखना उसे, उसने बड़े आराम से कहा। अपने ये पैंतरे मुझ पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से अने बेवकूफ़ बन सकता है, मैं नहीं। आइंदा तुम मुझे उसके आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। अरे रे, आराम से, कहीं तुम्हारी नाजुक कलाई और उंगली में फ्रैक्चर ना हो जाए। और हाँ, मुझे ये धमकी देना बंद करो। मुझे सच में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता। और रही बात आसपास नज़र आने की, तो वो तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि वो मेरे आसपास नज़र ना आए। उसने उसे जवाब दिया और तेज कदमों से चलती हुई कॉलेज से बाहर निकल गई। नताशा अंदर ही अंदर उसके तेवर पर बल खाकर रह गई थी, मगर कहीं ना कहीं उसे इस बात की तसल्ली भी हो गई थी कि वह अने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे ही आंखों में 1 साल कब गुजरा उसे पता ही नहीं चला। अब जब कॉलेज ऑफ था तो वह नैना को बहुत मिस कर रहा था। उसे देखने की निगाह को ऐसी आदत हो गई थी कि अब जब वो उसे देख नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, तो अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी थी। और उसने वो सोच लिया था कि वह जल्दी ही उसे प्रपोज करेगा। अभी तक तो वह दिल की बात जानती ही नहीं थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए अने? चलो रेडी हो जाओ। नताशा का भी फ़ोन आया था, उसे भी साथ लेकर जाना। मम्मी ने उसे ऐसे ही बैठे देखकर कहा। एक के बेटे की शादी थी और उसे पापा ने वहां जाने के लिए बोला था। वह अनमने ढंग से उठा था। नताशा ब्लू कलर की साड़ी में चमक रही थी। अने के माथे पर उसे देखकर बल पड़ गए थे। डीप गले के स्लीवलेस और बैकलेस ब्लैक कलर के ब्लाउज पर ब्लू साड़ी कुछ इस तरीके से पहनी थी उसने कि उसकी पतली कमर खासा नजर आ रही थी। अने ने अपनी नज़रें घुमा ली थी। उसे अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसीलिए वह नताशा के साथ नहीं आना चाहता था, क्योंकि वह उसे रिझाने के लिए हदें भी क्रॉस करने के लिए तैयार रहती थी। और वह जितना ऐसी हरकतें करती थी, अने उतना ही उससे दूर हो जाता था। इस वक्त भी उसका नज़ारा देता हुस्न उसे उसकी तरफ देखने को मजबूर नहीं कर पाया था। बावजूद इसके वह सारे रास्ते चहकती रही थी। अने यहाँ खासा बोर हो रहा था। नताशा उसका मूड ऑफ देखकर पार्टी इंजॉय करने लगी थी, क्योंकि वह अपनी तैयारी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तभी अने को अचानक नैना दिखाई दी। अने को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह लगी इतनी खूबसूरत रही थी। उसने रेड एंड ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और उसके लंबे बाल खुले हुए थे। हल्के से मेकअप ने उसको सादा से हसीन चेहरे को और दमका दिया था। वह अपने साथ वाली लड़की को कुछ कहते हुए खड़ी हो गई और वॉशरूम की ओर चली गई। अने, जो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं था, दिल ही दिल में पापा को थैंक्स कहने लगा। अने, बहुत अच्छी लग रही हो। नैना उसे देखकर हैरान रह गई थी। नैना, आप यहाँ क्या? आई मीन कैसे? अने, दिल को दिल से राह होती है। तुम्हारी याद आ रही थी और देख लो, तुम मिल गई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने अपनी चमकती ब्राउन आंखें उसके चेहरे पर जमाई हुई थी। नैना, वाट? क्या बोले जा रहे हैं आप? आर यू ड्रंक? नैना को उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। अने, मैं ड्रिंक नहीं करता नैना, ये तो बस तुम्हें देखने का असर है। वह इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। वह हैरान भी थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था उसके इस तरह रास्ता रोकने पर। यह थोड़ी सुनसान सी जगह ज़रूर थी, लेकिन अगर कोई उसे वहाँ ऐसे आने के साथ देख लेता तो क्या समझता। वॉटेवर, नैना जाने लगी थी। नैना, अने ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अने को इससे बेहतर वक्त नहीं लगा था उसे बताने के लिए। सुनते ही नैना के होश उड़ गए थे। कानों में जैसे सीटियां बज रही थी। वह सुन होते दिमाग के साथ आंखें फाड़े उसे देख रही थी। नैना, शायद मैंने कुछ गलत सुना है। थोड़े से होश काबू में आते ही उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मुझे पता नहीं कब तुमसे प्यार हो गया, लेकिन अब मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। आई रियली लव यू। मुझसे शादी करोगी? अने अपने सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट के साथ उससे पूछ रहा था। अने, प्लीज़, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। तो प्लीज़ अब कभी ऐसी कोई बात मत कीजिएगा।
नैना ने उससे कहा। उसकी आंखों में परेशानी भरी हुई थी। तुम इंगेज्ड हो? नहीं, झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और प्लीज़। तभी किसी के आने की आहट हुई और वह तेजी से वहां से चली गई। अने को तो जैसे किसी ने जलते तवे पर रख दिया था। उसके होशो हवास काबू में नहीं आ रहे थे। वह एंगेज्ड होगी ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। वह ब्लैक हो गया था। अब वहां एक पल भी उससे रुका नहीं गया था। कॉलेज खुल चुके थे। उसका और नैना का आमना सामना भी कई बार हुआ था। उसे देखते ही दिल में फिर एक खूबसूरत सा एहसास जागने लगा था। लेकिन वह हद से ज़्यादा सावधान थी। उसकी यह हालत असद और अजीज से छुपी नहीं थी। वो दोनों समझ गए थे कि वह नैना के एक तरफा इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। बस उन्हें अभी नैना के इनकार का कारण नहीं पता चल पाया था। वो दोनों अने और नैना को एक दूसरे से मिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अने का खोया खोया और खुद से बेपरवाह रहना उन्हें रास नहीं आ रहा था। इतने सालों की दोस्ती में उसका यह रूप वे पहली बार देख रहे थे। वह एक जिंदा दिल, हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट लड़का था। उसके लिए लड़कियां दीवानी थी। लेकिन अब वह खुद से लापरवाह हो रहा था। कॉलेज आने का मन होता कभी तो आ जाता, वरना नहीं। उसे घर वालों के समझाने से भी समझ नहीं आया था। नैना, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? प्लीज़, इट्स समथिंग सीरियस। असद ने लाइब्रेरी में उसके सामने बैठते हुए धीरे से पूछा। जी कहिए। यहाँ नहीं, प्लीज़, 2 मिनट के लिए बाहर, प्लीज़। उनके कहने पर वह उठकर बाहर आ गई। नैना, मुझे अने के बारे में बात करनी है, लेकिन मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। 1 मिनट नैना, अने की वकालत करने नहीं आया हूँ मैं, आपसे उसके लिए हेल्प मांगने आया हूँ। मानता हूँ कि आप अपने डिसीज़न लेने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही एक बार मदद कर दीजिए। उसकी बात पर वह ठिठक कर रुक गई और सवालिया नज़रों से उसे देखा। अने ना तो रेगुलर कॉलेज ही आ रहा है और ना ही स्टडी कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो रहा है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद वह समझ जाए। प्लीज़, उसकी आवाज़ में रिक्वेस्ट थी। लेकिन मैं क्या समझा सकती हूँ उन्हें? वो खुद ही बहुत समझदार हैं। और फिर आप लोग, उनके घर वाले और नताशा हैं उन्हें समझाने के लिए। मेरे समझाने से वो क्या समझने लगे भला? उसने धीरे से कहा। आप इतनी नासमझ तो नहीं हैं कि ये ना समझ सके। बस इतना कहना चाहूँगा कि मोहब्बत पर किसी का बस नहीं चलता। ये तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप भी उसे चाहें, मगर कम से कम आप उसकी मोहब्बत को उसका गुनाह तो ना बनाएं। बाकी आपकी मर्जी है जो आप करना चाहें, उसने संजीदा लहजे में कहा और पलट गया। पीछे खड़ी नैना ने अपने दिल में कुछ पिघलता हुआ सा महसूस किया था। कॉलेज फेस्ट का दिन था, शाम का वक्त था। उसे आज वो दोनों ज़बरदस्ती लेकर आए थे। सब लोग मस्ती में थे। वह एक तरफ बैठा हुआ कोक के सिप ले रहा था। कॉलेज आकर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र नैना के ऊपर ही रहती थी। वह एक लड़की के साथ खड़ी थी। आज उसने ब्लैक स्टाइलिश चूड़ीदार पहना हुआ था। बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी। आंखों में काजल और होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। वह बहुत अलग और सोबर लग रही थी। तभी उसकी नज़रें भी अने पर गई थी। वह और दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा बेहतर लग रहा था। असद की उस दिन की बातों ने उसके अंदर कुछ पिघला दिया था। वह अने के पास गई थी। आप क्या चाहते हैं आखिर? मुझे ही नहीं, सबको ये लगता है कि आप मेरी वजह से कॉलेज नहीं आ रहे हैं, स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सब करके आप मुझे मेरी ही नज़रों में दोषी बना रहे हैं अने। प्लीज़, आप नॉर्मल हो जाइए, जिससे मैं भी नॉर्मल हो सकूं। अब जाने ये उसकी बात का असर था या कुछ और कि वह उस दिन से रेगुलर आ रहा था। वह उसकी नज़रों को महसूस करती थी खुद पर, मगर कभी उसकी तरफ देखती नहीं थी। तभी नताशा उसके पास आई थी। वह चौंक पड़ा था। नताशा तो उसे पसंद ही नहीं करती थी। वह उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहती थी। उसे वह अच्छी तरह जानता था। काफ़ी टाइम से वह अने के पीछे पड़ी थी और वह उससे बचता रहता था। उसने फिर से नताशा पर कंसंट्रेट किया था। उसने अपने हाथ में पकड़ा कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसकी ओर बढ़ाया, जिसे नैना ने लेकर पी लिया था। उसे कुछ ठीक नहीं लगा था।
वह तो यूं भी उस पर से नजरें नहीं हटा पाता था। और अब तो बाहर थोड़ी देर से बारिश हो रही थी। नैना अपना मोबाइल लेकर बाहर आई थी। घर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। अचानक उसका सर घूमने लगा था, सब कुछ धुंधला सा गया था। इससे पहले कि वे गिरती, किसी ने उसका हाथ थाम लिया। अने को सामने देखकर उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसके होश बावजूद कोशिश के उसके काबू में नहीं आ रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुश्किल से आंखें खोलते हुए नैना ने अने से पूछा। तुम ठीक तो हो नैना? क्या हुआ है तुम्हें? अने उसकी ओर बढ़ा। नैना अने से बचने की कोशिश करते हुए बाहर बारिश में निकल आई थी, लेकिन उसके होश उसका साथ छोड़ चुके थे। वह नीचे गिर गई थी। अने तेजी से उसके पास आया। लम्हे भर में बारिश ने उसे भिगो दिया था। नैना को बाहों में उठाकर अने अंदर की ओर बढ़ गया। वह उसे स्टोर रूम में ले आया, क्योंकि सिर्फ यही दरवाज़ा खुला था। एक बेंच पर लिटाने के बाद अने ने उसके गाल थपथपाए, लेकिन उसे होश नहीं आया। अने ने उसके गले में लिपटा दुपट्टा हटाया और झुककर उसकी नब्ज चेक करने लगा। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उसे होश नहीं आया, तो वह घबरा गया। उसने दोबारा उसे बाजुओं में उठाया और बारिश में भीगते हुए ले जाकर कार में पीछे सीट पर लिटा दिया। तेजी से कार ड्राइव करते हुए उसने रास्ते में नजर आ रहे एक क्लिनिक के सामने कार रोकी और उसे अंदर ले आया। डॉक्टर पिछले आधे घंटे से अंदर थी। काफ़ी देर के बाद वह बाहर आई थी। अच्छा हुआ आप इन्हें जल्दी यहाँ ले आए। इन्हें एक अलग तरह के ड्रग्स एल्कोहलिक सॉफ्ट ड्रिंक के साथ दी गई थी, जिसमें ना केवल इंसान बेहोश हो जाता है, बल्कि ओवरडोज हो जाने पर वह अपनी याददाश्त भी खो सकता है और पागल भी हो सकता है। एनीवे, मैंने एंटीडोट दे दी है, 1 घंटे तक होश आ जाएगा। डॉक्टर के खुलासे ने उसे लम्हे भर के लिए गूंगा कर दिया था। नताशा, दिस इज़ टू मच, यू विल डेफिनेटली पे फॉर दिस। उसका दिमाग घूम गया था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, उसने कहा और डॉक्टर के जाने के बाद उसके पास ही बैठ गया। वह लेटी हुई बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। अने ने नैना का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना? क्या तुम्हें मेरी हालत का ज़रा भी ख्याल नहीं? तुम मेरी फीलिंग्स से इतनी केयर फ्री कैसे रह सकती हो? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? माना कि तुम मेरी नहीं हो सकती, मगर कम से कम तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। तुम खुश रहोगी तो मैं भी तुम्हें देखकर खुश हो जाऊंगा। सोचते सोचते उसे अचानक ही नताशा ध्यान आ गई थी। इसका जवाब तुम्हें देना होगा नताशा। किसी की जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया तुम्हें? वह पिछले 40 मिनट से उसका हाथ थामे बैठा हुआ था कि नैना के हाथ और पलकों में हल्की सी हरकत हुई और कुछ पल में कसमसाकर उसने आंखें खोल दी। कुछ पल वह अजनबी नज़रों से उसे देखती रही, फिर जैसे दिमाग नींद से जागा, वह झटके से उठ बैठी और दोनों हाथों से चकराते सर को पकड़ लिया। मैं कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? और ये रिलैक्स लेना, तुम एक प्राइवेट क्लिनिक में हो, मैं लाया हूँ। बेहोश हो गई थी तुम, अब सब ठीक है। थोड़ी देर में डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराने के बाद वो दोनों निकले थे। मुझे बहुत देर हो गई है और इतनी बारिश में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर देंगे? वह बहुत बेचैन और परेशान सी अने से बोली। ओ डोंट बी सिली, ये कोई कहने की बात नहीं है, आओ, अने ने कहा। रास्ते भर वो दोनों खामोश ही रहे। अने ने आज उसकी जान बचाई थी। वह अनजाने तौर पर उसकी एहसानमंद हो गई थी। आज अपना पिछला भी है उसे परेशान कर रहा था, मगर फिर भी वह चुप थी। अने नैना को गली तक छोड़कर वापस पलट गया था। नताशा, तुमने क्या मिलाया था नैना की ड्रिंक में? अने के आवाज़ में शोले दहक रहे थे। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? नताशा अड़ियल लहजे में बोली। ये तो तुम बताओगी क्यों किया तुमने ऐसा? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उससे? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अने ने कड़े लहजे में पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, अने के तेवर देखकर नताशा बोली। मैंने अपनी आंखों से देखा है नताशा, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो टेल मी द ट्रूथ। अने की देखती सुर्ख आंखें बता रही थी कि वह जो कह रहा है वो कर जाएगा। हाँ, मिलाया था मैंने ड्रग्स। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मुझे छोड़कर उसे चुना है ना तुमने। मैं उसे इस लायक ही नहीं रहने दूंगी कि तुम उसे अपनी ज़िंदगी में ला सको। देखा क्या तुमने उसमें कि मुझे छोड़कर उसके पास चले गए? जो तुम्हें मुझसे छीनेगा वह जान से जाएगा। नताशा बिफर उठी थी।
अने के हाथ का एक भरपूर थप्पड़ उसे पड़ा था। वह नीचे गिर पड़ी। गाल पर हाथ रखे नताशा ने जलती आंखों से अने को देखा। मुझ पर हाथ उठाया तुमने, हाउ डेयर यू, आई विल किल यू। नताशा अपने होश गंवाकर अने पर झपट पड़ी, लेकिन अने ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर उसे अपने शिकंजे में ले लिया था। अपनी हद में रहो, वह सर्द लहजे में बोला। हद? तुम्हारी हद कहाँ गई थी कल, जब उसे उठाकर स्टोर रूम ले गए थे? और उसके बाद कहाँ ले गए थे? घर तो 3 घंटे बाद पहुंची थी वह। खुद रंगरलियां मना रहे थे दोनों, और हद मुझे समझा रहे हो? नताशा उसे झटकते हुए पीछे हट गई। शट अप, जस्ट शट योर माउथ। इतनी गिरी हुई लड़की होगी तुम, मैंने नहीं सोचा था। डॉक्टर के पास ले गया था उसे, और मुझे तुम जैसी लड़की को एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना, अब अगर उसे तुम्हारी वजह से इतनी सी भी तकलीफ हुई तो। अने ने शोले उगलती आंखों से नताशा को देखा। तो क्या कर लोगे तुम? दैट बिच। नताशा, एक गलत लफ्ज़ नहीं निकालना चाहिए तुम्हारे मुंह से। शी इज़ इंगेज्ड, और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। अने नताशा को वार्न करता हुआ निकल गया था। नताशा ने अपनी जलती हुई आंखें बंद कर ली। उसके गाल पर अभी तक जलन हो रही थी। अने की उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी थी। वो इस तरह सबके सामने नहीं जा सकती थी। अपनी इंसल्ट सबके सामने होने देना उसे बर्दाश्त नहीं था। यह कॉलेज का एक सुनसान हिस्सा था जहां वो दोनों बात कर रहे थे। लाइब्रेरी के पीछे की ओर से वह निकला था। नेहा बुक इश्यू कराकर निकल ही रही थी जब उसे अने दिखाई दिया। नैना उसे थैंक्स कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी नताशा स्कार्फ से मुंह छुपाते हुए नजर आई। वह ठिठक कर वहीं रुक गई। नैना खुद नताशा से मिलना चाहती थी, क्योंकि कल बस नताशा की दी हुई कोल्ड ड्रिंक नैना ने पी थी। लेकिन अने के साथ उसे देखकर उसका दिमाग भक से उड़ गया था। जिस तरह वह अपना चेहरा छुपाते हुए जा रही थी, साफ महसूस हो रहा था कि वह छुप रही थी और अने उसके साथ। वैसे भी नताशा अने के साथ ही नजर आती थी अक्सर। कहीं ये सब अने और नताशा ने मिलकर तो नहीं किया था? क्या ये सब एक नाटक था जिसमें वो दोनों नैना को फंसाना चाहते थे? ओह, तो तुम दोनों ने मिलकर यह सब किया जिससे मेरे दिल में अने के लिए जगह बन सके। उफ, क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हो दोनों? नैना को सर दर्द होने लगा था। उसने देखा नताशा मुंह छुपाते हुए तेजी से बाहर निकल रही थी, शायद सबसे छुपकर। अगर नताशा और अने कसूरवार ही थे तो उन्हें ऐसे छुपकर मिलने की क्या ज़रूरत थी? गुजरते वक्त ने अने के दिल में नैना की चिंगारी को हवा देकर शोलों में बदल दिया था, और नैना के दिल में गलतफहमी और नफरत ने जन्म ले लिया था। नताशा और अने दोनों की नज़रें नैना पर रहती थी, लेकिन दोनों के इरादे अलग थे। राहुल किसी को हाथ हिलाकर बाय कह रहा था जब नैना ने उसे देखा। पहले तो उसने सोचा कि जाकर उससे मिले और पूछे कि किससे मिलने आए हैं यहाँ, मगर फिर उसने यहाँ से चुपचाप निकलना ही बेहतर समझा। यूं तो राहुल और नैना की सगाई को 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन नैना के मम्मी पापा की थोड़ी पुरानी सोच के चलते उनका अकेले मिलना नहीं हो पाता था। वो लोग बस किसी गैदरिंग में ही मिल पाते थे। नैना खुद भी इस तरह मिलना पसंद नहीं करती थी, बल्कि फ़ोन पर भी बहुत कम, बल्कि ना के बराबर ही कभी कभी बात होती थी। राहुल ने शुरू शुरू में बहुत कोशिशें की नैना के दिल में जगह बनाने की। यहाँ तक कि जब नैना को कॉलेज में एडमिशन के लिए मना किया, तब राहुल ने नैना को आगे पढ़वाने के लिए पैरवी की थी। पहले तो वह भी यही चाहता था कि शादी हो जाए, मगर नैना का अड़िग इरादा जानकर राहुल ने नैना का साथ दिया था। बाद में वह अक्सर नैना से अकेले मिलने की जिद करने लगा, और एक बार जब नैना उसके साथ बिना किसी को बताए एक कॉफ़ी शॉप में गई, तो राहुल की खुद पर फिसलती नज़रों और उसके हाथ के छूने के तरीकों से बहुत असहज हो गई थी, और तब के बाद से वे दोनों कभी बाहर नहीं मिले। राहुल के कहने पर नैना हर बार उसे किसी न किसी बहाने से मना करती रही, और फिर राहुल ने भी फ़ोन करना तकरीबन बंद ही कर दिया था। तभी राहुल की नज़रें भी नैना पर पड़ी थी। राहुल घबरा सा गया था, लेकिन जल्दी ही उसने घबराहट पर काबू पा लिया। हाय नैना, कैसी हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? गुड। नैना ने महसूस किया था कि राहुल की नज़रें उसके ऊपर फिसल रही थी, लेकिन नैना ने सर झटक कर अपनी इस फीलिंग को वहम समझकर दिमाग से हटा दिया। आप कैसे हैं? चलो कॉफ़ी पीते हैं, साथ में बातें भी हो जाएंगी। राहुल ने हंसते हुए नैना का हाथ पकड़कर कहा।
फिर कभी, अभी तो पापा का फ़ोन आया था, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। नैना ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया। वह उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। राहुल, 10 मिनट में कुछ नहीं होता, चलो ना। राहुल ने इंसिस्ट किया कि तभी नैना का फ़ोन बजा। नैना, पापा का फ़ोन है। फिर कभी, सॉरी, प्लीज़ आई हैव टू गो। नैना जल्दी से पीछा छुड़ाकर निकली। राहुल की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अगले दिन। अनय, कल किससे बात कर रही थी तुम? जब नैना लाइब्रेरी से निकल रही थी तब अनय ने उसका रास्ता रोककर पूछा। नैना, तुमसे मतलब? नैना ने गुस्से और नफरत से जवाब दिया था। हैरान हो गया था उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर। अनय, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? अनय के माथे पर सलवटें थी। नैना, हाँ, अब तुम्हें कहाँ कुछ समझ आएगा। नैना आंखों में गुस्सा और बातों में ताना था। अनय, मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ क्या बात है। अनय भी गुस्से से बोला। नैना, उस दिन आपने ही नताशा के साथ मिलकर मुझे वो ड्रिंक पिलाई थी और फिर इतना लंबा नाटक भी किया मुझे बचाने का। मैं सब समझ चुकी हूँ, नैना सुलग कर बोली। अनय, ठीक है, अगर यही तुम्हारी समझ है तो तुम्हें बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। मैं किसी की ज़िंदगी के साथ ना तो खिलवाड़ करता हूँ और ना ऐसे करने वाले को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हें पाने के लिए इस तरह की चीप हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ भी जब किसी और से तुम इंगेज्ड हो तो मैंने बीच में आने का और तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का सोचा भी नहीं। बाकी जो तुम समझना चाहो वह मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। अनय भड़क उठा था। नैना ने अनय को इस तरह कभी नहीं देखा था। अनय नैना के साथ हमेशा बहुत हम्बल रहा था, मगर आज उसे ऐसे बोलते देख नैना सहम गई थी। ही इज़ माई फियोन्से। नैना धीरे से आंखें झुकाकर बोली। अनय, क्या? आर यू सीरियस? ओ गॉड। अनय ने सर पकड़कर नैना को देखा और फिर नैना के सामने से बेचारगी से सर हिलाकर जाने लगा। नैना, क्या हुआ? क्या कहना चाहते हैं आप? वह समझ नहीं पाई कि क्या कहना चाह रहा था अनय, जो उसने कहा नहीं। अनय, कन्फर्म होने दो तब बताऊंगा। अनय ने पीछे मुड़कर कहा और फिर चला गया। पीछे खड़ी नैना की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई। कॉलेज में इतना वक्त हो गया था और नैना ने कई बार अनय से बात भी की थी, लेकिन यह पहली बार था कि अनय इतना बिगड़ा था। उसकी इमेज बहुत साफ थी। अनय, जो एक जिंदा दिल, हंसी और हंगामे से भरपूर जिंदगी जीने वाला लड़का था, जो कॉलेज में सबकी आंखों का तारा था, जिसका स्टडी में कोई कंपटीटर नहीं था। पर अनय नैना के एक रिजेक्शन से बिल्कुल टूट गया था, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी, और उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि इसके लिए वही जिम्मेदार थी, और उसे बुरा महसूस हो रहा था। मगर नताशा के उसके साथ मिले होने की गलतफहमी ने उसके इस एहसास को पक्का कर दिया था। अब जब यह गलतफहमी दूर हुई थी तो वह फिर से एक बार खुद को दोषी महसूस कर रही थी। लेकिन इस तरह गुस्से में नैना ने अनय को पहली बार देखा था। नताशा, तुम उसे पाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उसे अपने पीछे दौड़ाना छोड़ दो। ये सब पुराने पैंतरे हैं और मैं तुम्हारा जादू अनय पर नहीं चलने दूंगी। वह मेरा है और मेरा ही रहेगा। नताशा उसे नफरत से घूरते हुए बोली। नैना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नताशा, तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो, वरना तुम्हारी नफरत तुमसे उस दिन जैसे और भी घटिया काम करवाएगी और तुम सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर पाओगी। नैना ने उसे जिस तरस भरी आंखों से देखा था वह नताशा को सुलगाने के लिए काफ़ी था। नताशा, आई विल सी यू एनी टाइम डियर। अब नताशा की नफरत अपनी हदें तोड़ने के लिए बेकरार थी, जबकि नैना इससे बेखबर थी। अनय आज 20 दिन बाद फिर से नैना के सामने था। अनय को देखकर नैना की नज़रों में एक सुकून सा उतर आया था। पिछले 20 दिनों से अनय कॉलेज नहीं आ रहा था और नैना को कहीं ना कहीं इस बात का बुरा लग रहा था, मगर नैना ने अपने दिल में उतरे इस सुकून के एहसास को इग्नोर करते हुए अनय की ओर सवालिया नज़रों से देखा। उस दिन नताशा से बात करने के बाद नैना की वह गलतफहमी मिट गई थी कि अनय ने उसे ड्रिंक नहीं दी थी। नैना दिल ही दिल में अनय की इज्जत करने लगी थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स वह छुपा रही थी और किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। तुम ये सगाई तोड़ दो, अनय ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। नैना, क्यों? नैना का चेहरा तन गया था। अनय, वह लड़का ठीक नहीं है, उसका काम ही तुम जैसी लड़कियों को फंसाना है। दहेज लेकर फरार हो जाता है वह।
आज तक कई शादियां कर चुका है वो। अनय ने बिना नजरें हटाए कहा। नैना, बस बस कीजिए आप, बहुत हो गया। राहुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारी सगाई को, और आज अचानक कोई आकर मुझसे ये कहे कि वो गलत है और मैं मान लूँगी? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? अगर वह लालची होता तो किसी अमीर लड़की को फंसाता, मुझे नहीं। आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी के बारे में ऐसी कोई बात मत कहिए। नैना गुस्से से बोली, मगर अनय पर कोई असर नहीं हुआ। अमीर लड़की के घर वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका ये खेल बंद करा सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास लोग केस वेस से दूर रहते हैं, इसलिए वो सबसे आसान शिकार होते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता उसे, लड़कियों को भी आसानी से हासिल करके उन्हें बर्बाद करके फरार हो जाता है। अनय ने कहते हुए उसकी तरफ देखा। नैना के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। ये क्या बोल रहा था अनय? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पापा बिना जाने मुझे ऐसे किसी को नहीं सौंपेंगे। अनय गलत कह रहा है। अनय फिर बोला, और यह सब जानकर मैं तुम्हें उसके चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसने दूंगा। अब तुम। अनय ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी। नैना, अब तुम क्या? बोलो। अनय, तुम आराम से ठंडे दिमाग से मेरे बारे में सोच सकती हो और प्यार भी कर सकती हो। अनय एक लंबे समय के बाद मुस्कुराया था। नैना, यह सब झूठ है, चाल है। राहुल को मैंने नहीं, माँ पापा ने चुना है। वह सब देखभाल करके ही कोई काम करते हैं। वह चिल्ला पड़ी थी। अनय, फाइन, तुम समझना नहीं चाहती तो मत समझो, लेकिन अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अनय ने आराम से मज़े लेते हुए नैना की नज़रों में झांका। नैना, कुछ भी से क्या मतलब है आपका? क्या करेंगे आप? नैना ने एकदम पूछा। अनय, वक्त आने तो पता चल जाएगा। तुम्हें अब मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अनय ने प्यार से नैना को देखते हुए कहा, जो येलो कुर्ती और वाइट लेगिंग पहने, वाइट दुपट्टा गले में डाले, उसके सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरत काली आंखों में सवाल सा था और थोड़ी हैरानी भी। नैना के गालों पर झूलती बालों की लट जैसे अनय के दिल को लपेट रही थी। नैना, आप दूर रहिए मुझसे, पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते रहते हैं आप। वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई, जबकि गुनगुनाते हुए अनय दूर तक उसे निहारता रहा। उस दिन के बाद तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। अनय की हंसी जिंदा दिली और शौकी वापस लौट आई थी, और नैना के होंठों से हंसी गायब हो चुकी थी। अनय की नज़रें पहले नैना की सुरक्षा की वजह से उस पर रहती थी, लेकिन अब नैना को मोहब्बत और शौकी से ताकना उसकी आदत बन गई थी। हाँ, अनय उसे कुछ कहता नहीं था। नैना को परेशान करना उसका मकसद नहीं था। बस वह तो उसे अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था, जबकि नैना को उसके देखने से उलझन होती थी। ओह प्लीज़, बंद कीजिए अपनी ये हरकतें। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे कॉलेज में यह सब कुछ पसंद नहीं है। हम यहाँ पढ़ने आते हैं। कम से कम मैं तो पढ़ने ही आती हूँ। अगर आप यहाँ अपनी वुड बी वाइफ ढूंढने आए हैं तो प्लीज़ और कहीं ट्राई कीजिए। मैं इस तरह की हरकतें अफोर्ड नहीं कर सकती। आखिर आप चाहते क्या हैं? नैना बहुत परेशान हो गई थी। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ नैना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। अनय की आंखों की सच्चाई नैना सह नहीं पा रही थी। नैना का दिल तेजी से धड़का था। कोई नया सा एहसास धड़कनों पर छाया था। नैना, आप सीन क्रिएट मत कीजिए प्लीज़। यहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं और आप पर मरती भी हैं। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है, आप वहाँ ट्राई करें। वह कुछ स्टूडेंट्स को आटते हुए देखकर बोली। अनय, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नज़र ही नहीं आता। नैना, तुम्हारे नैना मुझसे मुझी को चुरा चुके हैं। अब तुम चोरी करके मुकर रही हो। ऐसा जुल्म तो ना करो। मुझे खूबसूरती नहीं, खूबसूरती चाहिए जो मुझे मिल चुकी है। और जिस दिन मेरी नज़रों से खुद को देखोगी तो पाओगी कि तुमसे हसीन कोई नहीं। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि नैना ना चाहते हुए भी नज़रें चुरा गई। बस यही शर्म और हया तुम्हें सबसे यूनिक बनाती है। अनय ने उसके रंगीन होते चेहरे को देखकर मोहब्बत से कहा। नैना, अपनी नहीं, मेरी तो रेपुटेशन का ख्याल कीजिए कुछ। नैना चाहकर भी आवाज़ में नफरत नहीं ला पाई। अनय, ओके, फ़ोन पर बात करते हैं फिर। अनय मुस्कुराकर कहते हुए थोड़ा पीछे हट गया। अनय की बात सुनकर नैना पैर पटकते हुए निकल गई, और अनय की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। नताशा ये सीन देखकर सुलग रही थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी।
आजकल अनय हमेशा उसके पास पास रहता था। बीच बीच में अक्सर वह एब्सेंट भी रहता था, लेकिन तब भी असद और अजीत नैना को अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर भी वह उस पर तंज कसने से बाज नहीं आती थी। उसका बस चलता तो वह उसे अनय की जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से ही गायब कर देती। नैना का फोन जो तकिए के नीचे था अचानक से रिंग हुआ। उसने बंद आंखों के साथ ही हाथ से टटोलकर फोन उठाया और कॉल रिसीव की। हेलो, उसने उनींदी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग जान, क्या अभी तक सो रही हो? अनय की मदहोश आवाज उसके कानों से टकराई थी। उसकी नींद भक से उड़ गई। सुबह के 5 बजे थे। नेहा पास में सोई हुई थी। आप, उसके मुंह से निकला। मेरी नींद, मेरा चैन लूट कर आराम से सो रही हो तुम? कैसे इतनी बेखबर हो सकती हो तुम? उसका दिल धक से रह गया और फिर उसने फ़ोन काट कर ऑफ करके रख दिया। मेरा नंबर कैसे मिला उसे? यह ठीक नहीं है, मेरी सगाई हो चुकी है। अब मैं सिर्फ राहुल की अमानत हूँ। अने कहाँ से आ गया? राहुल के बारे में उल्टा सीधा बोलकर अपना उल्लू सीधा करना है उसने। शायद उसे इस बात की चिढ़ है कि मैं उसकी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई, और अब वो कुछ भी करके मुझे पाना चाहता है। नहीं, उसका यह सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। मैं मम्मी पापा और राहुल को कभी धोखा नहीं दूंगी। उसने जैसे खुद से वादा किया। उसकी नींद तो पूरी तरह उजड़ चुकी थी। वह चुपचाप लेट गई। नेहा बेखबर सोई हुई थी। ये देखकर चैन की सांस ली उसने। कॉलेज के लिए निकली तो फ़ोन ऑन किया। कई मिस्ड कॉल अलर्ट के साथ मैसेजेस भी थे। क्या हुआ, फ़ोन क्यों ऑफ किया? मैंने ज़्यादा जल्दी उठा दिया क्या? अभी भी सोई हो? तभी फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। उसने होंठ बींचकर कॉल रिसीव कर ली। बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम अपने बाल हमेशा बांध कर क्यों रखती हो? तुम पर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं और ये ग्रीन कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पर। आपको कैसे पता मैंने ग्रीन पहना है? वह हैरानी से बोली। तभी उसके पास कोई आकर बैठा। उसने देखा तो चौंक गई। वह ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में ब्राउन जैकेट डाले बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने नज़रें हटा ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। नाराज़ हो? उसकी लगावट भरी आवाज़ से वह हल्के से हिली थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। नाराज़गी उसके चेहरे पर बहुत साफ दिख रही थी, जिसे देखकर वह भी चुप हो गया। बस से उतरने के बाद वह उसकी ओर मुड़ी। आप आखिर खुद को समझते क्या हैं? किसी लड़की को इस तरह परेशान करके आप अपना प्यार जता रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है कितनी और सिचुएशन होती है ऐसे फ़ोन कॉल्स आना। मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, कहकर वह रुकी नहीं, तेज कदमों से कॉलेज की ओर चल दी। तो तुम ही बता दो कि कैसे प्यार जताया जाता है। इस मामले में मैं अनाड़ी बंदा हूँ, उसने उसके पीछे आते हुए कहा। नैना बुरी तरह से किलस गई और तेजी से आगे बढ़ गई। इसके बाद उसने कॉल तो नहीं की, लेकिन मैसेजेस ने नैना का पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन वह कॉलेज आई तो बहुत पेट दर्द था, और दर्द होने के कारण कुछ कमजोरी भी लग रही थी। चेहरे पर दर्द था। क्या हुआ नैना, तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी? अनय ने उसके फीके पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा। नैना क्लासरूम में जाकर बैठ गई और अपने बैग से अपनी दवाई निकालकर दूसरे हाथ से पानी की बोतल खोलने लगी। ये क्या कर रही हो नताशा? दिस इज़ नॉट फेयर। प्लीज़ रिटर्न माई पिल्स, आई नीड इट। नताशा के हाथ में नैना के बैग से निकली हुई पिल्स थी। नहीं मिलेगी। नताशा पिल अपने बैग में डालते हुए तेजी से बाहर निकल गई। अनय को छीनेगी मुझसे। वह सर झटक कर रूम की ओर बढ़ गई। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खुद को संभालते हुए बाहर आई। अगर आज एग्ज़ाम ना होता तो वह बिल्कुल ना आती। बेबसी से वह सीट पर बैठ गई। एग्ज़ाम होने के बाद वह रूम खाली होने का वेट कर रही थी। इतनी बेबसी उसे कभी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। ये चाहिए तुमको क्या नैना? लो, ले लो आकर। नताशा ने पिल उसके सामने लहराई। रूम खाली हो चुका था। नैना इस समय रुआंसी हो चुकी थी। उसे नताशा से इस कदर गिरने की उम्मीद नहीं थी। तभी किसी ने उसके हाथों से पिल ले ली। इट्स टू मच नताशा, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स टुडे। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। अनय ने धीमे मगर खूंखार लहजे में कहा। नताशा ने उसकी सुर्ख आंखों में देखा और फिर होंठ भींचकर बाहर निकल गई। अनय ने नैना को देखा। वह सर झुकाए बैठी थी। हौले हौले कांपते जिस्म से पता चल रहा था कि वह रो रही थी। अनय ने आज तक नैना को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। नैना, टेक इट।
अने की आवाज़ पर नैना ने सर ऊपर उठाया। नैना का चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो गया था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आई कांट, वह भीगी आवाज़ में बोली। उठो। ने उसके हाथ में पिल पकड़ाई और फिर अपने हाथ से उसे पानी पिलाया। फिर नैना धीरे धीरे कदम उठाते हुए बाहर निकल गई। नैना कॉलेज से निकली तो अने ने कार उसके पास लाकर रोक दी। नैना बिना कुछ कहे बैठ गई। अने ने एक नज़र उसे देखा। उसकी स्याह लंबी पलकें झुकी हुई थी। बस रोक लीजिए, मुझे यहीं उतार दीजिए। मैं आपके साथ घर नहीं, नैना धीरे से अटकते हुए बोली। आई अंडरस्टैंड, कहते हुए अने ने कार रोक दी। थैंक यू वेरी मच। आज जो आपने किया वह एहसान रहेगा मुझ पर। नैना अभी भी आंखें नहीं मिला रही थी। नैना रुको। अने की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलते उसके हाथ रुक गए। जी देखो, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। मैंने जो कुछ भी राहुल के बारे में बताया था वह सच है। वह तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ आने वाले दहेज और तुम्हारे शरीर को पाना चाहता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरा साथ दो और ये सगाई तोड़ दो। नैना, मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। एक बार अपने दिल के बंद दरवाजे खोल कर तो देखो। अने ने नैना का बर्फ सा ठंडा हाथ अपने गर्म और मजबूत हाथ में लेकर कहा। लम्हे भर के लिए नैना ने अपनी काली पलकें उठाकर उसे देखा। रोने से गुलाबी हो चुकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में उसका दिल डूबने लगा था। नैना का रूप उसे मदहोश कर कोई गुस्ताखी करने को उकसाने लगा। अपने जज्बातों को मुश्किल से काबू किया था अने ने। आपके पास क्या सबूत है अने? ये रिश्ता मेरे मम्मी पापा ने जोड़ा है। बचपन से आज तक उन्होंने मेरे लिए अपने तौर पर सबसे बेस्ट चुना है। और आज जब अपना हक इस्तेमाल करने के लिए मेरे जीवन साथी चुनने की बात आई तो मैं खुदगर्ज बनकर उन्हें यह कह दूं कि उनके चुने हुए लड़के से मुझे शादी नहीं करनी, वह सही नहीं है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे कॉलेज के एक लड़के को मुझसे प्यार हो गया है और वह ऐसा कह रहा है। मुझे उनसे ज़्यादा, अपने मंगेतर से ज़्यादा उस लड़के पर भरोसा है। यह मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ आप अपना रास्ता बदल लीजिए। नैना ने अपना हाथ छुड़ाकर बिना आने की तरफ देखे कहा। क्या हो गया है तुम्हें? जब राहुल तुमसे मिला था तो तुम्हारे साथ बात करने के बजाय वह तुम्हारे जिस्म के ही इज़ स्टेरिंग एट योर। प्लीज़ अने चुप हो जाइए। शर्म की लाली उसके गालों को दहका गई थी। अने ने जान लिया था कि नैना क्या महसूस करती थी उससे मिलकर। जिस बात को तुम्हारे लिए सुनना और मेरे लिए बोलना मुश्किल है, राहुल वो करता है और तुम्हें फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं। नैना ने कहा। मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। नैना की बात से अब अने का दिमाग उलट गया। होने वाली पत्नी हो तो क्या वह नज़रों से सबके सामने ऐसा करेगा? और तुम पत्नी हुई नहीं हो उसकी, और होगी भी नहीं। मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, चाहे तुमसे ज़बरदस्ती ही शादी क्यों ना करनी पड़े। अने की आंखों में जिद और गुस्सा भरा था। नैना सहम गई, जबकि उसकी चुप्पी ने अने के गुस्से की आग में घी का काम किया था। क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? छुआ है तुम्हें? बोलो। उसकी खामोशी नैना के गुस्से को और भड़का गई। पागल हो गए हैं आप? क्या बकवास किए जा रहे हैं? आपने मेरी हेल्प की है तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ आपको, और आप हद पार कर रहे हैं। कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, आप होते कौन हैं ये जानने वाले? और कुछ नहीं ना हुआ है ऐसा उसके और मेरे दरमियान। अब प्लीज़ प्लीज़, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। कहते कहते नैना की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलकर गालों पर आ गए और अने के कुछ कहने से पहले ही वह कार से उतर गई। आंखें साफ करते हुए वह तेजी से रोड क्रॉस कर गई। ओ गॉड, क्या क्या बोल दिया यार मैंने उसे। आई नो वह ऐसी नहीं है। क्यों गुस्सा कर बैठा? उसे भी ये पत्नी बोलने की क्या ज़रूरत थी यार। शिट मैन। अने ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और कार आगे बढ़ा दी। आज वह उसकी ब्याहता थी, उसकी पत्नी, उसके घर में, उसके कमरे में, उसके बेड पर, लेकिन फिर भी कोसों दूर। नैना उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी अने की जिंदगी थी वह। सोने सा दमकता चेहरा, गालों पर झुकी काली पलके, सुतवा नाक और कलियों जैसे होंठ, चेहरे पर आई बालों की लटें। नैना अने की नीयत खराब कर रही थी। सोते हुए भी नैना का हुस्न अने को कत्ल करने पर उतारू था। उसने अपने बेकाबू हो चुके दिल को संभाला। उस दिन के बाद नैना ने कभी अने को बात करने का मौका नहीं दिया था। अने को देखते ही नैना रास्ता बदल लेती थी। नताशा को उसने ढंग से टाइट किया था।
एग्ज़ाम्स के बाद अने पापा के बिजनेस में और नैना ने एक एमएनसी में ज्वाइन कर लिया था। अने हर रोज़ उसे मैसेजेस ज़रूर करता था। अने बिना नैना के कॉलेज में आए नैना की हर खबर रखता था और 6 माह बाद जब नैना की शादी थी तो उसे तुड़वाने का भी पूरा इंतज़ाम किया था। चाहे जो भी हो, वह नैना को राहुल के गलत इरादों की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता था। नैना की नींद अचानक से खुल गई। अने को खुद को देखता हुआ पाकर नैना डर गई थी। उसने जल्दी से बैठकर साड़ी का आंचल सही किया। सोते हुए ढलक सा गया था। फिर डर पर काबू करते हुए वापस से अने को देखा। अने अभी भी उसी को देख रहा था, होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट। नैना का दिल चाह रहा था कि वह खुद को कहीं छुपा दे जहां अने उसे देख ना पाए। अने की नज़रें नैना ने अपने अंदर तक उतरती महसूस की। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। आखिर उसके साथ एक कमरे में ही एक बेड पर कब तक डर डर कर रह सकती थी और कब तक खुद को उससे बचा सकती थी। आज तो दूसरी ही रात थी और फिर अने ने उसे पाने के लिए ही तो इतना सब कुछ किया था। तो फिर वह उससे दूर क्यों रहेगा और कैसे देख रहा है? वह अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी। वहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अने को उसके दिल के हालचाल का पता दे रहे थे। नैना की शक्ल देखकर अने को हंसी आ गई। अचानक अने की हंसी से चौंक कर नैना ने उसकी ओर देखा। क्यों हंस रहे हैं आप? नैना चिढ़कर बोली। हा हा, ओ यार, तुम इतनी डरी हुई हो जैसे भूत देख लिया हो तुमने। तुम्हारी शक्ल देखकर हंसी आ गई मुझे। क्या तुम मुझसे डर रही हो? नैना ने गुस्से से चेहरा घुमा लिया। वह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अने ने करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। नैना डर उठी थी। छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़। उसके कांपते लब और लड़खड़ाती जुबान उसके डर को छुपाने में नाकाम थी। अने ने मोहब्बत से उसे देखा। नैना उसके हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चेहरे पर घबराहट और डर साफ तौर पर झलक रहा था। आंखों में नमी थी। उठती गिरती पलकें, सुर्ख चेहरा, कांपते होंठ। अने ने अपने बेईमान होते दिल को संभाला। वह उसका प्यार थी, उसकी खुशी थी। उसे वह डर से नहीं मोहब्बत से पाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। नैना के चेहरे से हटाकर अने ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसने पलकें उठाकर अने की ओर देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, लगाव था, उसे पाने की चाहत थी। मगर वो फोटोज उसकी निगाहों के सामने आ गए और फिर मम्मी पापा की शक करती आंखें नजर आई, जिनकी वजह से वह बहुत दर्द से गुजरी थी। बस नफरत डर पर हावी हो गई और नैना ने उसके हाथ झटक दिए। मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। नैना खड़ी हो गई। अने जो उसकी आंखों और चेहरे के पल पल बदलते रंग देख रहा था, एक ठंडी सांस भरी। मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा, नहीं तो मम्मी पापा के साथ साथ मेरी ससुराल में भी यह न्यूज़ चली जाएगी। मम्मी बता देंगी वहाँ, अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो तो। अने उसे चिढ़ाते हुए बोला और धीरे से मुस्कुराया। बस यही एक ब्लैकमेलिंग आती है आपको। मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ सोना। नैना बुरी तरह तपी हुई थी। तुम मेरे साथ सोई हो? उसने डबल मीनिंग अंदाज में हंसी दबाकर पूछा। नैना शर्म से आंखें झुका गई। बात को अपने हिसाब से अपने फेवर में मोड़ना तो कोई उससे सीखता। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या बोले। नैना की हालत पर अने को तरस आ गया था। नैना थकी हुई थी और आंखों में अभी तक नींद का खुमार था, जिसकी वजह से वो गुलाब हो रही थी। आओ चलो सो जाओ, थकी हुई हो, आराम कर लो। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी। इतना कहकर अने बेड पर एक तरफ लेट गया। नैना ने कुछ देर अने की बंद आंखों को देखा और फिर बेड की ओर बढ़ गई। ये इंसान उसकी समझ से बाहर था। पल पल रंग बदलता हुआ नैना उसे समझ ही नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह नताशा अने के घर आई और अने के पास डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अने, कुछ भी कर लो, मेरा जादू तुम पर चलकर ही रहेगा। जब आंटी को पसंद हूँ मैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे शादी करने में? नताशा नॉन स्टॉप बोल रही थी कि अने ने उसकी तरफ देखा और दिनों से अलग आज उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट की झलक थी। नताशा उसके पास ही चेयर पर बैठ गई। आज अने की किसी क्लाइंट से मीटिंग थी तो उसे डायरेक्ट घर से जाना था। सब नाश्ता कर चुके थे, जिन्हें बाहर जाना था जा चुके थे। अने अकेला ही टेबल पर था।
नताशा, जिसने उसके परिवार से नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ा ली थी और अने को पाने के लिए उसकी मम्मी की फेवरेट बनने की कोशिश करती रही थी, अपना नंबर ब्लॉक होने के बावजूद फिर से उसके सर पर सवार थी। अने, तुमसे मेरी शादी कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़कर कहीं अच्छी जगह शादी कर लो, अने ने सादा से अंदाज में कहा था। नताशा, और थैंक यू, तभी अपने सामने चाय रखते हाथों को देखकर नताशा ने कहा और ऊपर देखा, लेकिन पिंक कलर की साड़ी में कमर पर बिखरे स्याह रेशमी बालों में किसी को देखकर नताशा ठिठक गई कि ना तो रीना और ना ही माहिरा के बाल इतने लंबे और रेशमी थे। कौन है ये? पहली बार देख रही हूँ मैं। अनेक खड़ा हुआ और किचन में जाकर नैना को बाजुओं में भरकर नताशा की ओर उसका रुख किया और चाय पीते पीते नताशा को खांसी आ गई। ये यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे घर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? निकलो यहाँ से। नताशा फिर अपना आपा खो रही थी। बिहेव नताशा, मीट माई लवली वाइफ मिसेज नैना अने चौहान। अने के लहजे में नैना के लिए इतना मान और प्यार बढ़ा था जिसने नताशा को जलाकर रख दिया था। वाट, क्या बकवास है ये? तुम्हारी शादी कब हुई और ये यहाँ आई कैसे? क्यों परेशान हो रही हो? शी इज़ माई लीगल वेडेड वाइफ। अने भी जैसे आज सारा हिसाब क्लियर करने पर उतारू था। नताशा, तुम? अने, उफ, तुमने इससे शादी कब, कैसे? और तुम्हें तो अने से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें तो उससे प्यार नहीं था, सगाई हो चुकी थी ना तुम्हारी। फिर अपने फियोन्से को छोड़कर अने से क्यों शादी की तुमने? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम कि तुम्हें अने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्यों क्यों उसकी ज़िंदगी में आई हो? तुम एक नंबर की दोगली, लालची और धोखेबाज लड़की हो। छोड़ो अने को, निकलो यहाँ से। नताशा नैना की ओर बढ़ी, लेकिन अने ने नैना को अपने बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था। डोंट यू डेयर नताशा। अब अगर नैना के बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से कोई अगर निकलेगा तो वो तुम होगी। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी लिमिट में रहो और नेक्स्ट टाइम से नैना से बात करने से पहले ये याद कर लेना कि तुम मेरी बीवी से बात कर रही हो और मैं इस बार बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अने का लहजा खुरदुरा हो चुका था। नैना की पलकें उठी और निगाहें नताशा की नज़रों से जा मिली। आज भी उसकी निगाहों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, मगर आज नैना को वो नफरत बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि वह महसूस कर पा रही थी कि नताशा को क्या फील हो रहा होगा। उसने हमेशा यही कहा था कि वह अने में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर आज उसकी पत्नी बनकर खड़ी थी। वहीं नताशा हमेशा से दिलो जान से अने पर फिदा थी और इस बात को खुलकर बोलती थी, लेकिन आज वह उससे दूर है। सोचते सोचते उसने पलकें झुका ली और अने का हाथ हटाने लगी, मगर उसने मजबूती से थामा हुआ था। नताशा ने शॉक्ड होकर नैना को देखा। नैना नजरें झुकाए, उसके सलोने चेहरे पर चमकती बिंदिया ने उसका चेहरा दमका दिया था। मांग के सिंदूर और गले के मंगलसूत्र ने उसे नताशा से कहीं ऊंचा दर्जा दे दिया था। नैना के इस रूप के आगे नताशा की सारी खूबसूरती और दिलकशी के बावजूद आज नताशा बौनी साबित हो रही थी और अपनी हार तो उसे कभी मंजूर ही नहीं थी, तो आज कैसे होती? वह दिल ही दिल में खतरनाक मंसूबे बना बैठी थी और पलटकर अने की मम्मी के गले लगकर रोने लगी, जो उसके सर को सहलाते हुए उसे अंदर अपने रूम में ले गई। माहिरा और मैथिली जो आवाज़ सुनकर वहां आई, वापस मुड़ गई। वो दोनों ही जानती थी कि लक्ष्मी जी का मन नताशा को बहू बनाने का था और अने ने जिस तरह नैना से शादी की थी वह उसे अपना नहीं पाई थी और ना ही वह उसे पसंद करती थी। रीना की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह मेडिसिन लेकर सोई थी। नैना कल ही पगफेरे की रस्म पूरी कर वापस आई थी और आज नताशा के इस तरह आने और बात करने ने उसे हिलाकर रख दिया था। अगर इतनी नफरत उसे थी तो बाकी तो फिर अने के घर वाले थे। वो भी उसे प्यार तो नहीं दे पाएंगे और फिर गलत तो कुछ नहीं कहा था उसने। अने और उसका रिश्ता इतने अजीब हालात में जुड़ा था कि वह खुद भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, तो कोई और कैसे करता? अने उसे बाहों में थामे हुए रूम में ले आया था। अंदर आते ही उसने झटके से खुद को उससे अलग किया। आप दूर रहिए मुझसे, उसकी आवाज़ रुंध गई थी। क्या हुआ तुम्हें? अने ने हैरानी से पूछा। आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ और नताशा के साथ। आपसे बहुत प्यार करती थी वो और मैं बिल्कुल नहीं। फिर भी आपने
लेकिन मैंने हमेशा बस तुम्हें ही चाहा है जान, उसने उसके करीब होते हुए कहा। वह पीछे हटने लगी थी कि उसकी आंखें कुछ अलग ही बयान कर रही थी। वह दीवार से जा लगी थी, उसकी आंखें खौफ से भर गई थी। अने ने उसके बराबर में दीवार पर अपना हाथ रखा तो वह और भी डर गई। उसकी महकती सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दूर रहिए प्लीज। उसकी कांपती सी आवाज़ उसे होश में ले आई थी, मगर उसने अपना दूसरा हाथ भी दीवार पर रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया था। क्यों नैना, आखिर क्यों मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती तुम्हें? नताशा को मैंने कभी नहीं चाहा, वो भी मुझे नहीं चाहती। मैं बस उसकी जिद हूं, जैसे मैं आपकी जिद थी। नैना की बात पर उसके हाथ ढीले पड़ गए थे। अने पीछे हटा और तेजी से बाहर निकल गया। मम्मी जी, मैं अंदर आ जाऊं? लक्ष्मी जी ने नैना की ओर देखा और इशारे से अंदर आने के लिए कहा। वह झिझकते हुए अंदर आ गई थी। बोलो, अपनी चूड़ियां उतारते हुए उन्होंने कहा। लक्ष्मी जी उसे पूरी तरह इग्नोर करना चाहती थी, या ये दिखाना चाहती थी कि उनके पास नैना के लिए वक्त नहीं है। वह उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मम्मी जी, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और परसों से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। अगर आप कहें तो मैं परसों से ज्वाइन करने का कंफर्म कर दूं। नैना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बात रखी थी, क्योंकि वो लोग खुद अच्छे खासे अमीर थे। बहू का नौकरी करना शायद उन्हें पसंद ना आता। जब वह पगफेरों के लिए घर गई थी तो माँ ने उसे यही कहा था कि वह कुछ भी सास ससुर और पति की मर्जी के बिना ना करे, और अगर उसकी किसी गलती की वजह से उनका सर झुका तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी ने उसकी ओर कनखियों से देखा, लेकिन नैना के चेहरे को आज वह नताशा की ऐनक से देख रही थी। तभी वह चेहरा उन्हें मक्कार नजर आ रहा था। अगर आज मैंने मना किया तो अने को भड़का कर भेजेगी, लेकिन मैं भी तुझे उसकी नजरों से गिरा कर रहूंगी। उन्होंने बगैर उसकी तरफ देखे सोचा। अने से पूछ लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाने से पहले सबका नाश्ता बनाना है और अपना खाना भी घर से लेकर जाना। और एक बात, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद नहीं है, तो ध्यान रखना। उन्होंने अपने उसी रूखे लहजे में कहा जो नैना से बात करते वक्त उनकी पहचान था। जी, उसने धीरे से कहा और सर झुकाकर निकल गई। कितना फर्क होता है मायके और ससुराल में। घर पर माँ नाश्ता बनाकर ज़बरदस्ती खिलाती थी। कभी पसंद की सब्जी ना हो तो बाहर खाने की 10 हिदायतें देती थी, आराम करने के लिए बोलती थी। लेकिन यहाँ रीना और माहिरा भी तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, लेकिन वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। कैसी जिंदगी हो गई थी उसकी कि मायके में ससुराल का भरम रखना था और ससुराल में मायके की इज्जत का ख्याल। मगर इन सब में वह खुद जैसे कहीं गुम होती जा रही थी कि ना तो सास को उसके इमोशंस का ख्याल था और ना ही माँ को। उसने सर झटका जैसे इन सोचों को झटक रही हो। उसके जाने के बाद लक्ष्मी जी ने फ़ोन पर नताशा को ये बातें बताई थी। वह कमरे में अने के लिए कॉफ़ी लेकर आई तो वहीं बैठ गई। अने ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। नॉर्मली वह उसके जागते हुए कमरे में बैठती नहीं थी, अक्सर उसके सोने के बाद ही आया करती थी, और अगर कभी गलती से आ भी जाती तो बात करना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे परसों से ऑफिस ज्वाइन करना है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? उसने उसकी सवालिया निगाह देखकर बिना किसी भूमिका के बात साफ की। अगर एतराज़ होगा भी तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? अने ने एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। आप कहेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी, नैना ने खड़े होते हुए कहा। अने ने उसकी ओर एक नज़र देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने नज़दीक बैठा लिया। वह बैठ तो गई थी, लेकिन घबराहट होने लगती थी उसे उसके करीब आने पर। अने ने उस पर निगाहें जमाई थी। उसकी झुकी झुकी नज़रों ने उसका चैन लूटा हुआ था। वह धीरे से मुस्कुराया। आई नो, जॉब इज़ योर पैशन, और नौकरी करना किसी भी एंगल से गलत नहीं है। तो जो चीज़ तुम्हें पसंद है और वह गलत भी नहीं है और इसमें किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे किसी भी काम के लिए तुम्हें किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ भी कर सकती हो। उसने उसकी झुकी आंखों को देखते हुए कहा। नैना के खूबसूरत नैना एकदम उठे थे और उसकी निगाहों से जा उलझे थे। वह जब भी सोचती थी कि उसके नकली प्यार की कली अब उतर जाएगी, तभी उसकी कही हुई बातें उसके प्यार के रंग को और भी गहरा कर देती थी। और वह सोचती कि जो इंसान उसकी और उसके विचारों की इतनी इज्जत करता है,
उसने उसको सरेआम इतना बेइज्जत कैसे कर दिया था। स्वीट हार्ट, इतनी मोहब्बत से देखोगी तो दिल काबू में नहीं रह पाएगा। तुम्हारी इन निगाहों में तो मैं कब का डूब चुका हूँ। क्या अब मेरी जान लेने का इरादा है? वह दिलकशी से मुस्कुराया और नैना सुर्ख होते चेहरे के साथ मुंह फेर गई। ऐसी चीप बातें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? नैना गुस्से में बोली। अपनी बीवी से ऐसी बातें कहना किसने बोला कि चीप होता है? और अगर है भी तो भी मैं तो ऐसे ही बातें करूँगा। उसने बाद में जैसे टुकड़ा जोड़ा था। नैना के चेहरे पर छाती गुलाबियाँ उसे शरारत पर उकसा रही थी। वह बाहर जाने लगी थी कि उसने उसकी कलाई अपने मजबूत हाथों से थाम ली। क्या हुआ? अगर तुम चाहो तो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, वह कहते हुए हाथ छुड़ाते हुए बाहर निकल गई। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, उसे जाते हुए देखकर वह गुनगुनाया था। वह तैयार होकर नीचे आई तो सब नाश्ते के लिए बैठ चुके थे। लक्ष्मी जी ने एक भेदती हुई नज़र उस पर डाली। उसने ब्लू कलर का क्वार्टर स्लीव्स का सूट पहना था जिसके गले और स्लीव्स पर मिरर वर्क था। बालों की लंबी चोटी बनाई हुई थी, आंखों में काजल, होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और माथे पर ब्लू कलर की बिंदी लगाए हुए वह दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत और सोबर लग रही थी। उनकी नज़र एक बारगी उस पर ठहर कर रह गई। जब वही उसे सराह रही हैं तो अनेक क्यों ना उस पर फिदा होगा। फिर उन्होंने जल्दी से उस पर से निगाहें हटाई। वह जल्दी उठने के बावजूद लेट हो रही थी। मम्मी जी ने 3 तरह का तो नाश्ता बता दिया था, फिर अपना लंच भी पैक किया था। बड़ी मम्मी से मदद लेना उसे अच्छा नहीं लगा। रीना भाभी माँ बनने वाली थी और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया हुआ था। माहिरा को किचन का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर मम्मी जी रात में ही बता देती तो वह उसी हिसाब से उठती। वह बैठकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। आराम से नाश्ता करो, आई विल ड्रॉप यू, अनय ने धीरे से उसके कान में कहा। नैना, इतनी तरह का नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें ऑफिस भी जाना था, हम लोग एक ही नाश्ता कर लेते। बड़ी मम्मी ने नैना को देखते हुए कहा। उसका मन होगा। यहाँ तो नैना ऐसा नाश्ता बना ही सकती है, उनके यहाँ तो एक ही नाश्ते से काम चलता होगा। लक्ष्मी जी ने तिरछी नज़र उस पर डाली। नैना का चेहरा उतर गया था। सभी एकदम से चुप भी हो गए। बहू बेटों के सामने पत्नी को कुछ कहना राजेश्वर जी को अच्छा नहीं लगा, मगर जिस तरह से उन्होंने नैना पर तंज कसा था वो उन्हें बहुत बुरा लगा था। नाश्ता बहुत अच्छा बनाए भाई, मज़ा आ गया। नैना बेटे, ऐसा नाश्ता कराकर तुम तो आदत ही बिगाड़ दोगी हमारी, उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। सभी ने उनका साथ दिया लेकिन लक्ष्मी जी बिना किसी की तरफ देखे नाश्ता करती रही। नताशा ने उन्हें जो सिखाया था वो उसी पर अड़िग थी। मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वह अभी नाराज़ है हमसे। हालांकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन माँ हैं तो अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन तुम्हें ज़रूर कहेंगी। अपना मूड ख़राब मत करो, जो भी मन में गुस्सा है वो तुम मुझ पर उतार सकती हो। अनय ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। इट्स ओके, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लीजिए, उसने बाहर की ओर देखते हुए कहा। उसे बुरा तो बहुत लगा था। उसे कोई कुछ भी कहता लेकिन उसके मायकों को बीच में लाना, वो भी नीचा दिखाते हुए, उसका दिल भर आया था। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह समझ गई थी कि वह उसे नीचा दिखाना चाहती हैं और उसे संभल कर रहना होगा। अनय को उस पर और भी प्यार आ गया। शादी के बाद उसके सादे से रूप में और भी निखार आ गया था जो उसका दिल चुरा गया था। वह जानता था कि मम्मी ने ही उसे इतना काम करने के लिए कहा था, लेकिन साथ ही उसे भरोसा था कि वह सब संभाल लेगी। अब वह रोज़ रात को ही पूछ लेती थी कि क्या बनाना है और उसी के हिसाब से सब तैयार करती। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर कभी सब्जी में नमक तेज़ होने लगा और कभी मिर्च, जाने कैसे चाय नमकीन हो जाती, टोस्ट जल जाते। वह परेशान हो गई। वह तो बनाने के बाद सब कुछ टेस्ट और चेक करती थी, लेकिन जब वह तैयार होकर नीचे आती सब कुछ ऐसा देखकर शर्मिंदा हो जाती। और कभी कभी नताशा का उस वक्त आना और उसके सामने मम्मी जी का उस पर तंज कसना उसको यह समझाने के लिए काफ़ी था कि इन सब में किसका हाथ है और वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उसका दिल कभी कभी रो पड़ता था जब उसके सामने उसके घर वालों को इनडायरेक्टली निशाना बनाया जाता।
अने भी सब देख और समझ रहा था, इसलिए अब वह उसके नाश्ता बनाते समय तैयार होकर नीचे आ जाता और नाश्ते को टेबल पर लगवाने तक हेल्प करता और सब चीज़ें चेक भी कर लेता और नैना इतनी देर में तैयार होकर आ जाती। सब कुछ फिर से ठीक होने लगा, लेकिन नताशा और लक्ष्मी जी को यह मंजूर नहीं था। चंद दिनों के बाद एक अलग ही प्रॉब्लम ने पांव पसार लिए थे। नैना जो भी कपड़े प्रेस करके ऑफिस जाने के लिए रेडी करके रख कर जाती, वो उसे कभी कटे हुए मिलते, कभी जले हुए, तो कभी उन पर कुछ गिरा हुआ मिलता। इस चक्कर में वह लेट हो जाती। जब एक हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा तो वह सोच में पड़ गई। अब अने नीचे आते वक्त रूम लॉक करके आने लगा और जाते वक्त नैना अने से कीज ले जाती। इस समस्या का भी समाधान हो ही गया, लेकिन ये सब कुछ थमा नहीं। कहीं ना कुछ होता रहता और नैना और अने मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेते। इन सब से और कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन नैना के दिल में जो अने के लिए तलकी थी वह कम होने लगी। इसी बीच नैना का काम भी काफ़ी बढ़ गया था। 6 महीने का अरसा उसकी शादी को हो गया था और रीना का भी आखिरी महीना चल रहा था। इसलिए अब नैना सुबह में ही दोपहर के लिए खाना बनाकर जाती और शाम में आकर बनाती। लक्ष्मी जी ने तो काम न करने और उसे परेशान करने की कसम खाई हुई थी। माहिरा को किचन में आना नहीं था, बस एक मैथिली जी ही थी जो उसकी जितनी हो सकता मदद करती थी। वह जोड़ों के दर्द से परेशान थी, लेकिन सब्जी धोना, काटना, आटा गूंदना जैसे काम वह कर देती थी। नैना ने कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी ये हालत अने से छुपी नहीं थी। बस वह माँ को कुछ नहीं कहना चाहता था। अब जब वह थककर रात में अंदर आती तो वह जानबूझकर सोने का नाटक करता ताकि वह भी आराम करने के लिए लेट जाए। उसके सोने के बाद वह अक्सर उसे निहारता रहता। उसके सामने वह शख्स ज़रूर बना रहता, मगर उसकी मोहब्बत उसके लिए ज़रा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि गुजरते वक्त ने उसके प्यार की चिंगारी को शोलों में बदल दिया था। पापा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं खुद इसकी कोटेशन पर काम कर रहा हूँ। हमें सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा ज़रूर है, मगर हमें न सिर्फ अपनी कॉस्ट निकालनी है बल्कि मार्जिन भी रखना है। इसलिए मैं एक बार इस साइट पर जाने का सोच रहा हूँ। आप एक बार इस फाइल को एक नज़र देख लीजिए, अने ने राजेश्वर जी के सामने एक फाइल रखते हुए कहा। उन्होंने उसकी तरफ देखकर फाइल उठा ली। फाइल देखते वक्त उनका चेहरा गंभीर बना हुआ था, मगर हर पलटते पेज के साथ उनके माथे की सिलवटें कम होती जा रही थी और चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही थी। वेल डन अने, तुमने बहुत सही काम किया है। आज से इस प्रोजेक्ट को तुम इंडिपेंडेंटली देखोगे। हाँ, अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सब कुछ कर लोगे। उन्होंने खड़े होकर उसकी पीठ थपथपाई। थैंक यू पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। वह खड़ा होकर उनके गले लग गया। राजेश्वर जी को बताने के बाद वह साइट पर चला गया। वहाँ का जायज़ा लेते हैं और सब कुछ अच्छी तरह देखने के बाद वह वहाँ से निकल ही रहा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। हेलो। वह नेहा का फ़ोन देखकर अचंभे में आ गया था। आज पहली बार था जब उसके ससुराल से किसी ने फ़ोन किया था। यूँ तो वह 2 बार अपनी ससुराल यानी नैना के घर पर गया था और उन्होंने उसकी खासी खातिर भी की थी, मगर कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। नैना का उदास चेहरा और खाली आंखें उसे एहसास कराती थी कि कहीं कुछ है जो गलत है। वह नैना से इस बारे में बात करना चाहता था कि असल बात क्या है, मगर वह तो उससे बात करने को ही तैयार नहीं थी। जीजू, वो दीदी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, आप बात करा देंगे प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। उधर से नेहा की घबराहट भरी आवाज़ आई थी। क्या हुआ नेहा, सब ठीक है ना? नैना अभी ऑफिस में है और हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन नहीं मिल रहा हो। मुझे बताओ क्या हुआ? अने ने नेहा से पूछा। पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। मैं माँ के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई हूँ। आप प्लीज़ दीदी को बोलो फ़ोन करने को। यहाँ डॉक्टर्स उन्हें एडमिट नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। वह रोने लगी। नेहा, खुद को संभालो, मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ। और वह उससे पूछता चला गया और फिर उसने किसी को फ़ोन किया। जगदीश जी को आनन फानन में भर्ती कर लिया गया। उसने नैना को फ़ोन किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वह फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुंचा। नेहा उसे देखते ही उसके पास आ गई। क्या हुआ पापा को अचानक से?
उसने नारायणी जी और नेहा से मिलने के बाद पूछा। जगदीश जी अभी एडमिट ही थे। पापा आराम से चाय पी रहे थे कि उनके हाथ से कप छूट गया और वो गिर पड़े। नेहा ने उसे बताया उसकी आंखों में अभी तक आंसू थे। नारायणी जी तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। अनय ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की तो वो रो ही पड़ी। जीवन के सारे सुख दुख उन्होंने जगदीश जी के साथ ही देखे थे। दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था और आज वह इस तरह हॉस्पिटल में थे। उनका दिल ऐसा लगता था दर्द से फट जाएगा। जिंदगी के इस मुकाम पर जीवन साथी सबसे बड़ा सहारा होता है। मम्मी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे दोस्त डॉक्टर अरुण दीक्षित उन्हें देख रहे हैं। देखना, सब ठीक होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, मैं हूं यहीं आपके साथ। आप प्लीज चुप हो जाइए, अनय ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा। तभी डॉक्टर आते हुए नजर आए। नेहा सब रोना धोना भूलकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ी। पापा कैसे हैं अब? वो ठीक तो है ना? वो बदहवास सी डॉक्टर के सामने आ खड़ी हुई थी। डॉक्टर अरुण की नजरें उसकी तरफ उठ गई, जो सादा सा रेड कलर का सूट पहने हुए रोने से लाल हो चुकी आंखों के साथ उनके सामने खड़ी थी। उसका गुलाबी चेहरा सूखे आंसुओं के निशान के बावजूद बेहद कशिश लिए हुआ था। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है? अनय के कहने पर नेहा ने उनकी तरफ देखा। अनय, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अच्छा हुआ तुमने मुझे फ़ोन कर दिया था। तुरंत ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो ठीक हैं, वरना उन्हें पैरालिसिस भी हो सकता था। इस वक्त उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना ज़रूरी है। प्रॉपर रेस्ट और रेगुलर चेकअप। ओके। और हाँ, आपके पापा बहुत स्ट्रांग हैं, कुछ नहीं होगा उन्हें, डॉक्टर ने अनय से कहकर नेहा की तरफ देखकर कहा और हल्के से मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। नेहा ने झेंप कर सर झुका लिया था। अनय नारायणी जी को लेकर जगदीश जी के वार्ड की तरफ बढ़ गया। नेहा ने नजरें उठाकर जाते हुए डॉक्टर की पीठ को घूरा और खुद पर उसकी नजरें पाकर अरुण ने पलटकर देखा था और उसकी निगाहों में नेहा का अक्स झिलमिला गया। ये लड़की अपने मासूम चेहरे और चमकती आंखों के साथ अरुण के दिल में उतर चुकी थी। डॉक्टर अरुण ने उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं किया था। सुबह तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। क्या हुआ पापा को? नैना हॉस्पिटल अभी पहुंची थी और नारायणी जी के करीब आकर पूछ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, आंखों में हल्की सी सुर्खी थी। नारायणी जी ने उसे देखा, फिर पलकें झपकाकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। साफ नजर आ रहा था कि वो नैना से बात करना नहीं चाहती। वो कुछ कहती उससे पहले ही नेहा ने नैना से बात करनी शुरू कर दी थी। अनय उन चंद लम्हों में समझ चुका था कि नारायणी जी अभी तक नैना से नाराज हैं। नैना की बेबसी, तकलीफ, परेशानी उसने उस पर शिद्दत से महसूस की थी। जगदीश जी भी उससे अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाए थे। शायद इसीलिए वह उनके सामने नहीं गई थी कि कहीं उन्हें फिर से स्ट्रेस ना हो जाए। रात के करीब 8 बजे अनय और नैना निकले थे। नारायणी जी ने उनके बहुत कहने के बाद भी खुद ही रुकना पसंद किया था। नेहा भी उनके साथ ही थी। थैंक यू पापा को वक्त पर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए और इतनी हेल्प करने के लिए। शायद शादी के बाद पहली बार नैना ने अनय से प्यार से बात की थी। यू आर मोस्ट वेलकम स्वीट हार्ट, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा। नैना ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। उसके अंदाज में ज़रा भी बनावट नहीं थी। अगर उसने वो फोटो वाली हरकत ना की होती तो शायद वो आज खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती। मगर, और इस मगर पर आकर उसकी सारी सोचें दम तोड़ देती थी। बाय द वे, आज तुम्हारे फ़ोन को क्या हुआ था? क्यों नहीं लग रहा था? उसने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। आज सुबह फ़ोन चार्जिंग पर लगाया था, मगर स्विच ऑन करना भूल गई थी और ऑफिस में फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। उसने धीरे से अपनी बेवकूफ़ी बताई, जिस पर वह ज़ोर से हंस दिया। अच्छा, तो अब से मेरा फ़ोन मैं खुद ही चार्जिंग पर लगाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। वह भी पहली बार मुंह फेर कर मुस्कुरा दी। उस रात भी वह सो चुकी थी और अनय उसके थके हुए चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर थकान ज़रूर थी, लेकिन एक नूर था, मोहब्बत थी अपनों के लिए। वह पहले सिर्फ उसका प्यार थी, लेकिन आज वह उस पर गर्व करता था। दूसरी लड़कियों की तरह उसने रो धोकर सास की शिकायतें पति से नहीं की थी।
ना ही नताशा को लेकर कोई तमाशा किया था, बल्कि इस सारे मामले को समझदारी से हैंडल किया था। वह परिवार तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहती थी। आज अपनी पसंद पर उसे नाज था। भले ही वह उससे आज भी दूर भागती थी, लेकिन उसके दिल के सिंहासन पर वह शान के साथ विराजमान थी, जहां सिर्फ उसी का राज था और उसके अलावा किसी और का दूर दूर तक कोई साया भी नहीं था। इस वक्त वह सबसे बेखबर होकर नींद के आगोश में थी। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी। उसके नाजुक होठों पर उसकी निगाह बार बार ठहर जाती, मगर उसने अपने बेकाबू होते दिल और जज्बातों को संभाला और दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गया। उसने अभी आंखें बंद ही की थी कि दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वह उनींदी आंखों से उठा और गेट खोला तो सामने घबराई हुई बड़ी मम्मी खड़ी थी। उनके चेहरे पर 12 बज रहे थे। अने उन्हें इस वक्त ऐसे देखकर चौंक गया था। रीना, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। रमेश रीना के पास है, उसे हॉस्पिटल लेके चलना है, जल्दी, उन्होंने घबराए अंदाज में कहा। नैना की आंख खुल गई थी और वह भी तेजी से उनके पास आई थी। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। एक पल को तो वह भी उन्हें देखकर घबरा गई। हाँ बड़ी मम्मी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग जल्दी से भाभी को लाओ, कहते हुए वह तेजी से अपना मोबाइल और वॉलेट उठाकर बाहर निकल गया। नैना मैथिली जी के साथ रीना के रूम की तरफ बढ़ गई। अस्पताल में मैथिली जी एक पल को बैठ नहीं पा रही थी। रीना का केस कुछ ऐसा हो गया था कि उन्हें सिजेरियन करना पड़ा था और रीना को ब्लड की ज़रूरत थी। वो तो अच्छा था कि वह नैना को साथ ले आई थी और नैना का ब्लड ग्रुप मैच हो गया था। अभी भी वह बेचैनी से बाहर टहल रही थी। नैना उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर इस वक्त सिर्फ वो ही नहीं, सभी बहुत परेशान थे। मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चों दोनों बिल्कुल ठीक हैं, नर्स ने आकर खबर दी तो सभी के घबराए चेहरे खिल उठे थे। रमेश ने तो एक्साइटेड होकर मैथिली जी को गोद में लेकर घुमा डाला था। थोड़ी देर बाद रीना को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और बच्चे को नर्सरी में ले जाया गया। उससे पहले उन्हें बच्चा दिखाया गया था। अनय ने घर फोन पर इंफॉर्मेशन दी। अगले दिन सुबह सब लोग मिलने आए। तब तक बेबी को रीना के पास ले आया गया था। अस्पताल में मिठाई बांटी गई। सभी लोग बहुत खुश थे और तीसरे दिन रीना और बच्चा घर आ गए थे। नामकरण बड़े ही धूमधाम से किया गया। सभी लोगों को बुलाया गया था, मगर एकता अभी भी नहीं आ पाई थी। नीरज, एकता के पति को कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उनका आना टल गया था। हाय लाल परी, इस आवाज़ पर अंदर जाती नेहा ठिठक कर पलटी। उसके सामने ही डॉक्टर अरुण खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। जाने क्यों वह नर्वस हो गई थी। ये उनकी पर्सनैलिटी का असर था या फिर वह ही पहली नज़र में उनसे इम्प्रेस हो चुकी थी। हेलो, कैसे हैं आप? उसके मुंह से मुश्किल से निकला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिस लाल परी? उसने बाद में जैसे टुकड़ा जोड़ा था। मेरा नाम नेहा है। नेहा इस बात पर थोड़ा चिढ़ गई थी। ओह, तो मिस नेहा को गुस्सा भी आता है। वह हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस ऐसे पुकारना अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा। अब वह थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। लाइट और ग्रीन एंड पिंक कॉम्बिनेशन के ड्रेस में उसका मासूम चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। अरुण की नज़रों में उसके लिए पसंदीदगी बेहद साफ थी, मगर नेहा वो जानती थी कि उसकी धड़कनों को डिस्टर्ब कर देने वाले इस इंसान को ऐसी कोई उम्मीद देना उसके बस में नहीं था। अरे तुम दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ, हवन शुरू होने वाला है। अनय ने उन्हें अंदर आने के लिए जैसे चेताया था। नैना के मम्मी पापा भी आए थे और वो अंदर ही बैठे थे। यहाँ आकर भी उन्होंने बस जग दिखावे के लिए ही नैना से बात की थी, जिसने उसे अंदर से फिर एक बार हर्ट किया था, मगर वह भी होठों पर मुस्कान सजाए सबके साथ शामिल थी। हवन हुआ और बच्चे का नाम रचित रखा गया। इस दौरान अरुण बीच बीच में नज़र बचाकर नेहा को ही देखता रहा। वह हैंडसम था, स्मार्ट था, डॉक्टर था और जॉली नेचर भी था उसका। इसके बावजूद उसे नेहा से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था, जबकि वह पहली मुलाकात में ही उसके दिल में बस चुकी थी। अने, ये मिठाई नताशा के यहाँ देकर आनी है, लक्ष्मी जी ने अने से कहा। मम्मी प्लीज़ और कहीं भी बोल दो, बट वहाँ नहीं। नताशा नामकरण में नहीं आई थी, उसकी तबीयत खराब थी, ऐसा उसने लक्ष्मी जी से बोला था, इसलिए आज वह उसके यहाँ मिठाई भिजवा रही थी। क्यों, नैना ने मना किया है क्या? वह तंज से बोली और नैना को तिरछी नज़र से देखा,
जिसका चेहरा उनकी बात सुनकर बुझ गया था। मम्मी, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मैं नताशा के घर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। वह लड़की ना तो कभी खुद चैन से रह सकती है और ना ही किसी दूसरे को सुकून से रहने दे सकती है। वह बस अपनी ईगो सेटिस्फाई करती है, दूसरों का इस्तेमाल करके। आप भी उस पर आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। अने ने बहुत आराम से लक्ष्मी जी की नाराजगी को इग्नोर करते हुए कहा। बस अने, बस कर, मैं जानती हूँ ये शब्द किसके हैं। मुझे ले चल वहां, तू बाहर ही रहना, मैं दे आऊंगी। लक्ष्मी जी अने के साथ चली गई थी और इधर नैना यही सोच रही थी कि वह करे क्या कि लक्ष्मी जी की गलतफहमी दूर हो जाए। यूँ तो वह अने से दूर ही रहती थी, लेकिन उसके घर वालों को वह शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। जब अने उसके घर वालों को अपना सकता था तो वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पापा की तबीयत पिछले दिनों खराब हो गई थी तो नेहा ने घबराकर अने को फ़ोन किया था कि नैना का फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और उसने अपने सारे काम छोड़कर उनको ना सिर्फ हॉस्पिटल एडमिट कराया था बल्कि पूरा ख्याल भी रखा था। उसे तो पता भी तब चला जब वह ऑफिस से लौट कर आई। वह अने की अच्छाई से इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। बीते 6 महीनों में उसने फिर कभी उसे छूने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन डबल मीनिंग बातें ज़रूर कर जाता था। और जब उसके चेहरे पर शर्म के रंग बिखरते तो उसे वह जिस तरह से देखता था वह और भी ब्लश कर जाती और उससे बचने के लिए मुंह फेर लेती। वह हर जगह हर बात में उसके साथ खड़ा रहा था। बस उसी के अंदर ऐसी बर्फ जमी थी जो पिघल नहीं रही थी। और इसकी वजह यह थी कि जगदीश जी और नारायणी जी अभी तक उसे दिल से माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें यही लगता था कि नैना ने उनके प्यार और भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और कॉलेज में प्यार की पेंगे बढ़ाती रही, जबकि पहले ही उसकी सगाई हो चुकी थी। उनकी ये सोच, ये बिहेवियर नैना को अंदर ही अंदर बहुत हर्ट करता था और वह चाहकर भी अने को माफ़ नहीं कर पा रही थी। फिर उसका तरीका था तो गलत ही। लक्ष्मी जी नताशा के घर गई और किसी को वहाँ न पाकर उन्होंने नौकरानी से नताशा के लिए पूछा, जिसके बताने पर वह उसके रूम की ओर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाती, नताशा की आवाज़ ने उनके कदम वहीं रोक दिए। मैं अने को किसी भी कीमत पर पाकर रहूँगी मॉम। उस नैना को तो अब मैं ही रास्ते से हटाऊंगी, क्योंकि उस बुढ़िया से तो कुछ होने वाला है नहीं। और वो नैना, वो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, उस बुढ़िया को कुछ बोलती ही नहीं है। कुछ बोलो तो अने खुद उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का अने को लेकर चली गई होती। वह अपनी माँ से बोल रही थी, तुम पागल हो गई नताशा, गलत कर रही हो तुम। तुम्हारे डैड ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है कि तुम सही और गलत में फ़र्क करना भूल गई। ना बड़ों की इज्जत का पास और ना ही दोस्ती का। अने उस लड़की से बहुत प्यार करता है जो अब उसकी पत्नी है। तुम मॉम क्या बोल रही हो? पत्नी? माय फुट, उन दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, मुझे पता है। नैना की जो फोटो मैंने प्लांट की थी उसे वह अने का प्लान समझकर उससे नफरत करती है और अने उसकी मर्जी के बिना उसे कभी नहीं छुएगा। बात करते हुए भी दोनों इतना झिझकते हैं, करीब क्या खाक आए होंगे। नताशा, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी तरह छोटी है। पति पत्नी के बीच एक वही रिश्ता नहीं होता, उनके बीच रिश्ता होता है विश्वास का, आपसी समझ और तालमेल का, एक दूसरे के काम आने का, हर परेशानी का मिलकर सामना करने का। और इस बात को तुम मुझसे ज़्यादा जानती हो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उन्होंने फिर उसे समझाने की कोशिश की थी, आप मेरी मॉम हो या उनकी वकील, आई हेट नैना, मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस दिन भी उसे अने ने बचा लिया, वरना जो ड्रग्स मैंने उसे धोखे से दी थी वह उसकी जान ले लेती या उसे पागल तो कर ही देती। मैं हार नहीं सकती। वह और भी कुछ कह रही थी, लेकिन उनमें आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप नीचे आ गई, मिठाई का डब्बा सेंटर टेबल पर रखा और बाहर निकल गई, जहां अने उनका वेट कर रहा था। आज उन्हें अपना बेटा सही लगा और नताशा, वो सच में बस उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। चलो अने। उनका सर अचानक ही भारी हो गया था। रह रहकर नताशा की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हो ना? नताशा ने कुछ कहा आपको?
मैं अभी उसे वह उनकी हालत देखकर परेशान हो गया था। नताशा नहीं मिली मुझे। मेरा दिल घबरा रहा है, तू मुझे जल्दी घर ले चल। आगे अने ने कुछ नहीं कहा। उनकी हालत अजीब सी थी, पसीने से भीग गई थी वह। अने खुद भी घबरा गया था। वह तेजी से ड्राइव करते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले गया और रास्ते में ही नैना को भी वहां पहुंचने का मैसेज कर दिया था। डॉक्टर उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वैसे भी वहां तक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मी जी बेहोश हो गई थी। उन्हें वक्त पर मेडिकल एड मिलने से उनकी हालत खराब होने से बच गई। नैना वहां पहुंच गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि वक्त पर आ जाने से वे ठीक हैं, नहीं तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता था। उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। किसी भी तरह का स्ट्रेस उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। वो दोनों उन्हें घर ले आए थे। नैना और अने इसके लिए खुद को जिम्मेदार मान बैठे थे, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी वह खुश नहीं थी, अनमनी सी रहने लगी थी। आज अने ने उनकी बात मानने से भी मना कर दिया था। वे दोनों अपनी ही सोचों में गुम घर पहुंच गए थे। नैना और अने सहारा देकर उन्हें अंदर ले गए थे। नैना उनके साथ रूम में थी। अने ने सबको बोल दिया था कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो।